क्या शी यान एक छोटा सा व्यवसाय चलाते हुए इतना नुकसान उठा सकती है? टोंग याओ ने आधे मजाक में पूछा। इस दौरान टोंग याओ ने शी यान की स्थिति पर ध्यान दिया और पाया कि दूध की चाय की दुकान के अलावा उसका कोई और व्यवसाय नहीं था। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता प्रतीत हुआ कि शी यान को शायद संयोगवश एक अवसर मिल गया था और उसने थोड़ी बहुत संपत्ति अर्जित कर ली थी। हाल ही में लिन मान से व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए शी यान ने अपनी दूध वाली चाय की कीमत को न्यूनतम लाभ मार्जिन तक कम कर दिया था। इसके अलावा उसका व्यवसाय शियाओमिंग कियांग के साथ संयुक्त उद्यम था और लिन मान के हालिया फिजूलखर्ची को देखते हुए, चाहे सोने चांदी का पहाड़ ही क्यों न हो, इस तरह से उसे बर्बाद करना पर्याप्त नहीं होगा। बेशक ये सब टोंग याओ के अनुमान थे। अब वह जिस तरह से बोल रही थी उसका मकसद केवल शी यान की संपत्ति की सीमा का पता लगाना था। लिन मान का दिल कांप उठा। शी यान ने उसे वित्तीय मामलों का नियंत्रण नहीं दिया था, इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पास वास्तव में कितना पैसा है। टोंग याओ द्वारा याद दिलाए जाने पर उसे कुछ संदेह होने लगे। हाल ही में शी यान सचमुच उसके प्रति पहले जितनी उदार नहीं रही थी। उनकी अभी अभी शादी हुई थी। अगर शी यान को अब आर्थिक परेशानी हो रही है तो क्या इसका मतलब ये होगा कि वह डूबते जहाज पर सवार हो गई है? हालांकि अंदर से वह थोड़ी घबराई हुई थी, लिन मान ने शांत भाव से कहा, टोंग याओ, भले ही तुम मुझसे ईर्ष्या करती हो, कम से कम कुछ विश्वसनीय बात तो कहो। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी है कि दुबला ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है? भले ही शी यान का व्यवसाय अच्छा न चल रहा हो, फिर भी तुम्हारे जैसे कंगाल डॉक्टर से शादी करने से 100 गुना बेहतर है। ओह, मैं लगभग भूल ही गई थी, सी चेन ने तुम्हें तलाक दे दिया है। वैसे मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा अफसोस हो रहा है। तुमने सोचा था कि सी चेन तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन असल में देश छोड़ते ही उसका मन तुमसे नहीं रहा। जब तुमने जानबूझकर मुझे और झाओ वेनकाई को अलग करने की कोशिश की तो शायद तुमने यह नहीं सोचा होगा कि मैं शी यान से शादी कर लूंगी, है ना? मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिरकार अगर तुम न होती तो मैं शी यान से शादी न करती और आज कई दुकानों की मालकिन न होती। लिन मान के बोले गए हर शब्द का मकसद टोंग याओ को चुभना था। वह जानबूझकर टोंग याओ को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी, क्योंकि टोंग याओ के मुस्कुराते चेहरे से ज्यादा उसे कुछ भी नापसंद नहीं था। वह टोंग याओ के चेहरे पर पीड़ा का भाव देखना चाहती थी। चेहरे पर जितनी पीड़ा का भाव होगा वह उतनी ही खुश होगी। तुम्हें किसने बताया कि मैंने आह चेन से तलाक ले लिया है? टोंग याओ ने मुस्कुराते हुए लिन मान की ओर देखा। आह चेन और मैं कभी ली शहर नहीं गए, न ही कभी नागरिक मामलों के ब्यूरो गए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आह चेन और मेरा तलाक हो गया है? इसका क्या मतलब है? लिन मान के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। बिल्कुल सही, जैसा लग रहा है। टोंग याओ ने जवाब दिया, आह चेन और मैंने लिन फेगियन को बेवकूफ बनाने के लिए बस एक कागज पर कुछ लिखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे इतनी गंभीरता से लेंगी। आह चेन और मैंने वास्तव में तलाक के लिए अर्जी नहीं दी है। उस कागज को फाड़ने मात्र से ही हम अब भी पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अभी लिन फेगियन को सब कुछ बता दूंगी? लिन मान टोंग याओ के गुस्से से भड़क उठी। उसने हमेशा यही माना था कि टोंग याओ और सी चेन का तलाक हो चुका है। वह काफी समय से मन ही मन खुश थी। आखिर जिस आदमी को वह नहीं पा सकी उसे टोंग याओ भी नहीं पा सकती थी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि टोंग याओ और सी चेन इतने धूर्त होंगे कि सबको धोखा दे देंगे। टोंग याओ ने शरारती अंदाज में कहा, ओह, शायद आपको अभी तक पता नहीं है। लिन फेगियन का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। उसकी कमर टूट गई है और उसे ली शहर वापस ले जाया जा रहा है। वह पछतावे से लगभग पागल हो गई है। अगर आप उसे बता दें तो शायद मुझे आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। आखिर वह अभी अस्पताल की इमारत से कूदने ही वाली है। मुझे भविष्य में बहू के सारे फर्ज नहीं निभाने पड़ेंगे। भविष्य वाकई उज्ज्वल लग रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन मान गुस्से से आग बबूला हो गई और उसकी इच्छा हुई कि वह टोंग याओ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दे। उसे इस हालत में देखकर टोंग याओ ने आगे कहा, मुझे लगता है कि शीयान में व्यापार की समझ बिल्कुल नहीं है। दूध वाली चाय की दुकान तो इतनी छोटी सी दुकान है, फिर भी उसे निवेशकों को आकर्षित करना पड़ता है। मुझे लगता है कि वह महीने में ज्यादा पैसे नहीं कमाता होगा, है ना? क्या मॉल से कुछ 100 युआन का डाउन जैकेट खरीदना आपके लिए काफी है? वास्तव में आप केवल एक दुकान मालिक की खोखली उपाधि धारण कर रहे हैं, जो बोलने में तो बेहतर लगती है, लेकिन हकीकत में आप कंगाल हैं। उसकी बात सुनकर लिन मान ने तुरंत जवाब दिया, शाओमिंग कियांग ने निवेश वापस ले लिया है।
दुकान पूरी तरह से हमारी है। इस बारे में बात करते हुए उसने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और कहा, क्या आपको लगता है कि हम पैसे कमाने के लिए मिल्क टी शॉप पर निर्भर हैं? मैं आपको सच बताती हूँ, शी यान विदेश की एक ही यात्रा में कई हजार युआन कमा लेती है। आपकी ये दयनीय मिल्क टी शॉप उसके सामने क्या टिक पाएगी? टोंग याओ की आंखों में एक चमक कौन थी? क्या शी यान पुनर्निर्यात का कारोबार कर रही है? इस युग में जो लोग विदेश जाकर पुनः निर्यात करने का साहस रखते हैं, वे वास्तव में केवल एक ही यात्रा में बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर यात्रा के दौरान कुछ भी हो जाता है, तो ये जीवन और मृत्यु का मामला बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लाइनों के लिए चलने वाली ट्रेनें बहुत अव्यवस्थित थीं और रास्ते में लूटपाट आम बात थी। सब कुछ किस्मत पर निर्भर था। किसने सोचा होगा कि शी यान में इतनी हिम्मत होगी? इसलिए तो वह अचानक इतना अमीर हो गया। हालांकि जो सिंदूर के पास रहता है वह लाल रंग से रंग जाता है, जो स्याही के पास रहता है वह काले रंग से रंग जाता है। इस रफ्तार से तो देर सवेर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगी। लिन मान को उम्मीद नहीं थी कि टोंग याओ तुरंत अनुमान लगा लेगी और उसने शांत भाव से कहा, अगर वह है तो क्या हुआ? लिन मान को पुनर्निर्यात व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने इसके बारे में शी यान से थोड़ा बहुत सुना था। उसे बस इतना पता था कि एक ही यात्रा से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, और चूंकि शी यान हाल ही में यात्रा पर नहीं गया था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि उसने काफी पैसा बचा लिया होगा। ये भी एक कारण था जिसकी वजह से वह शी यान से शादी करने को तैयार थी। ज्यादा कुछ नहीं, टोंग याओ ने हल्के से होंठ ऊपर उठाते हुए जवाब दिया, मैंने सुना है कि विदेशी औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं। निर्यात के कारोबार में लगे कुछ मर्द विदेश में खूब अय्याशी करते हैं। सावधान रहना, कहीं कोई बुरी बीमारी न लग जाए। ये सुनकर लिन मान का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन उसने पलटकर जवाब दिया, यह मत सोचो कि तुम मेरे और शी यान के बीच झगड़ा करवा सकते हो। शी यान इतने सालों से मेरा पीछा कर रहा है। मैं उसे किसी और से बेहतर जानती हूँ। टोंग याओ ने सीधे सीधे उसके झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा, अगर तुम उस पर इतना भरोसा करती हो तो तुमने डोंग शानशान से झगड़ा क्यों किया? उसने पहले ऐसा सिर्फ ये देखने के लिए कहा था कि क्या लिन मान को पुनर्निर्यात उद्योग के बारे में जानकारी है। देखने से तो ऐसा लगता है कि उसे वास्तव में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लिन मान को जरूर लगता होगा कि इतना पैसा तो सिर्फ लेटकर ही कमाया जा सकता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह पैसे को इतनी फिजूल खर्ची से खर्च करती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन मान गुस्से से इतनी लाल हो गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टोंग याओ, जिसके लिए वह पूरी तैयारी के साथ आई थी, उसे लगभग गला घोंटकर मार डालेगी। शी यान के मामलों को लेकर चिंतित होने के कारण अब उसका टोंग याओ से बहस करने का मन नहीं था। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन डेंग वेन ने उसे रोक लिया। आपकी मिल्क टी तैयार है, इसे फेंक दो। मुझे लगता है तुमने इसमें जहर मिला दिया है। लिन मान का इसे पीने का कोई इरादा नहीं था। उसने टोंग याओ को नीचा दिखाने के लिए ही दूध वाली चाय मंगवाई थी। भले ही आप इसे न पिएं, आपको भुगतान करना ही होगा, टोंग याओ ने कहा। लिन मान ने व्यंग्यपूर्वक पूछा, कितने? टोंग याओ ने 5 उंगलियां फैलाई और कहा, 5 युआन। लिन मान ने टोंग याओ को घूरते हुए कहा, क्या तुम गरीबी से पागल हो गई हो? 1 कप दूध वाली चाय के लिए 5 युआन? टोंग याओ सीधे लोगों को लूट क्यों नहीं लेता? अगर आप इसे वहन नहीं कर सकते तो आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। टोंग याओ मुड़ी और काउंटर की ओर चली गई। टोंग याओ, मुझे शब्दों से भड़काने की जरूरत नहीं है। मैं 5 युआन दे सकती हूँ। बस ये 5 युआन ले लो और अपनी दुकान बंद होने का इंतजार करो। ये तुम्हारी दुकान में बिकने वाली आखिरी दूध वाली चाय होगी। लिन मान ने अपने थैले से 5 सिक्के निकाले, उन्हें जमीन पर बिखेरा और चली गई। लिन मान के व्यवहार से डेंग वेन बहुत गुस्से में थी। फिर भी जमीन पर पड़ा पैसा मानो आसमान से बरस रहा हो। वह जल्दी से सारा पैसा उठाने के लिए दौड़ी और बोली, बहन याओ याओ, आप तो कमाल की हैं। आपने न सिर्फ लिन मान को गुस्सा दिलाया बल्कि पैसा भी कमा लिया। हालांकि लिन मान बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन पैसा देखकर अच्छा लगता है। ये पैसे तुमने कमाए हैं, इन्हें अपने पास रखो, इन्हें बोनस समझो। टोंग याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन याओ याओ। डेंग वेन बिल्कुल भी शर्माए नहीं और खुशी खुशी पैसे अपनी जेब में रख लिए। टोंग याओ ने देखा कि डेंग वेन कितनी खुश थी और वह हंसे बिना नहीं रह सकी। हम कल से छुट्टी पर जा रहे हैं, जब तक कि सड़क के उस पार वाली मिल्क टी शॉप में कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता।
वेनवेन की हंसी तुरंत गायब हो गई, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। बहन याओ, हम उन्हें इतनी आसानी से हमें नीचे नहीं गिराने दे सकते। टोंग याओ की आंखों में एक चमक आ गई। चिंता मत करो, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जिस तरह से उनकी दुकान गड़बड़ कर रही है, वैसे भी हमारा कोई काम नहीं है। क्यों ना आप सबको कुछ देर के लिए वेतन सहित छुट्टी दे दी जाए। हालांकि वह शियान और लिनमान की निर्मम रणनीति की प्रशंसा करती थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि का भाव भी था। उसे केवल कुछ श्रम लागत और किराए का नुकसान हुआ था, जबकि शियान की मिल्क टी शॉप को हर तरह की लागत का नुकसान हुआ था। इसके अलावा उनकी मिल्क टी की कीमत लगभग मुफ्त जैसी थी, पानी से भी सस्ती। हालांकि इससे ग्राहक आकर्षित तो होते थे, लेकिन लोग बार बार पीने से ऊब जाते थे। कीमत बढ़ने पर लोग तुरंत मिल्क टी के दूसरे फ्लेवर पर चले जाते थे। अब गर्मी का मौसम है, दूध वाली चाय में बर्फ के टुकड़े चाहिए होते हैं और कुछ जूस भी महंगे होते हैं। शी यान की दुकान में हर दिन पूरी बुकिंग रहती है, आप नुकसान का अंदाजा ही लगा सकते हैं। शी यान के आत्मविनाश में कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। बहन याओ याओ, अगर हम दुकान बंद करके थोड़ा आराम कर लें तो क्या लिनमान खुश नहीं होगा? डेंग वेनवेन को लिनमान का खुश होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। टोंग याओ मुस्कुराया, वह ज्यादा देर तक खुश नहीं रहेगी। कल तुम दुकान पर एक बोर्ड लगा देना जिस पर लिखा हो, एक दिन के लिए बंद। अगर परसों भी वे मुफ्त में पेय पदार्थ दे रहे हैं तो तुम एक दिन के लिए बंद वाला बोर्ड लगाए रखना। ध्यान रखना, सिर्फ एक दिन के लिए ही बंद लिखना। अगर इससे सीधे तौर पर यह संकेत मिलता है कि यह लंबे समय तक बंद रहेगा, तो शी यान द्वारा कीमतें बढ़ाने के बाद मजा नहीं आएगा। ठीक है। डेंग वेनवेन को समझ नहीं आया कि टोंग याओ ऐसा क्यों करेगी, लेकिन उसे लगा कि टोंग याओ की कोई योजना है। टोंग याओ ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मैं बाकी दुकानों को सूचित करने जा रही हूं, तुम आराम करो, कुछ दिनों में थकान महसूस हो सकती है। अगर उसका अनुमान सही था, तो जब शी यान की दुकान अपनी मूल कीमत पर वापस आ जाएगी, तो उसके पक्ष में ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। लिन मान जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, दुकान में लौटते समय उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। हालांकि वह अपने आने का मकसद नहीं भूली और व्यस्त क्लर्क की ओर मुड़कर बोली, मुझे 200 युआन दे दो। मालिक ने कहा है कि उनके अलावा कोई और पैसा नहीं ले सकता, क्लर्क ने दबी आवाज में कहा। हालांकि क्लर्क लिन मान को पैसे नहीं दे सकी, लेकिन उसने लिन मान से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं की। डोंग शानशान के साथ लिन मान की लड़ाई के बाद वे सभी सदमे में थे और वे डोंग शानशान की तरह अपनी नौकरी खोना नहीं चाहते थे। इसके अलावा लिन मान अब बॉस की पत्नी है, यह एक तथ्य है। लिन मान गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने काउंटर से अपने घर का नंबर डायल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए उसने शियाओ मिंग कियांग के घर का नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद शियाओ मिंग कियांग ने फोन उठा लिया। नमस्ते मिंग कियांग, क्या शी यान वहां है? लिन मान ने धैर्यपूर्वक पूछा। सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रही शी यान को देखकर शियाओ मिंग कियांग ने जवाब दिया, नहीं, वह यहाँ नहीं है। कोई और बात नहीं, मैं फोन रख रहा हूँ। ये शब्द सुनते ही उसने तुरंत फोन काट दिया। शाओ मिंग कियांग शी यान के पास गया, सिगरेट जलाए और उत्सुकता से एक कश लेते हुए बोला, अभी अभी शादी हुई है और तुम लिन मान से ऐसे बच रही हो जैसे किसी कर्ज वसूलने वाले से बच रही हो। शी यान ने हताशा में ठंडी आवाज में कहा, वह किसी कर्जदार से कम नहीं है। जब भी वह मुझे देखती है, हमेशा पैसे मांगती है। बस उसे दे दो, औरतें ऐसी ही होती हैं। अगर तुम उसे चुप कराना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है उसे पैसे देना। शाओ मिनकियांग को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि लिन मान हमेशा शी यान से पैसे मांगती थी। क्या उसने शी यान से शादी पैसों के लिए ही नहीं की थी? जब शी यान पहले कंगाल था, तब लिन मान उसे सम्मान की नज़र से नहीं देखता था। शी यान ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, वह पानी की तरह पैसा खर्च करती है। मेरे पास सोने चांदी के पहाड़ हो तब भी उसके लिए काफी नहीं होगा। वह अभी इसलिए फोन कर रही होगी क्योंकि उसे दुकान से पैसे नहीं मिल पाए। चूंकि लिन मान ने पहले भी एक बार मिल्क टी की दुकान से पैसे लिए थे, इसलिए जियाओ मिनकियांग ने अपना हिस्सा निकालने का फैसला किया। मिल्क टी की दुकान से कोई मुनाफा नहीं हो रहा था, इसलिए जियाओ मिनकियांग द्वारा पैसे निकालना एक अच्छी बात थी। हालांकि जियाओ मिनकियांग द्वारा निकाली गई राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। तुम्हें उससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, जियाओ मिनकियांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा। लिन मान जैसी औरत सिर्फ तुम्हारी खुशियों में साथ दे सकती है, तुम्हारे दुखों में नहीं। ये सब व्यर्थ है, तुम्हें बस मौज मस्ती करनी चाहिए, उससे शादी नहीं करनी चाहिए। अब ये सब कहने का क्या फायदा, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है।
शी शियाओमिंग की आंख के बोलने के तरीके से नाखुश लग रही थी। यह न समझते हुए कि वह अभी भी लिन मान के प्रति इतना सुरक्षात्मक क्यों है, जियाओ मिंगकियांग ने टिप्पणी की, मुझे वास्तव में नहीं पता कि लिन मान में ऐसा क्या आकर्षण है जो आपको उसके प्रति इतना दीवाना बना देता है। लिन मान का असली चेहरा सबको दिख रहा था। शियाओ मिंगकियांग को यकीन नहीं हो रहा था कि शीयान इसे नहीं देख पा रहा था। जब शीयान और लिन मान पहली बार साथ आए थे तो शीयान को लगा था कि वे बस मौज मस्ती कर रहे हैं। दरअसल शीयान ने यही कहा था। हालांकि शीयान लिन मान के प्रति वास्तव में बहुत उदार निकली, वह जो भी मांगती उसे देती, बेहिसाब पैसा खर्च करती और यहां तक कि उससे शादी भी कर ली। शाओ मिंगकियांग को लगा कि अगर उसने लिन मान को इस तरह विनाशकारी काम करने दिया तो शीयान देर सवेर दिवालिया हो जाएगा। उसने अपनी सारी दौलत जान जोखिम में डालकर कमाई थी। शीयान के विपरीत शाओ मिंगकियांग पागल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने निवेश में अपना हिस्सा निकालने और पूरी तरह से अपने व्यवसाय पर ध्यान देने का फैसला किया। अब वह एक खाद्य कारखाने के मालिक हैं जो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लिन मान के बारे में बात न करें। शीयान उसके बारे में और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बातचीत का रुख मोड़ते हुए कहा, किसी और यात्रा पर जाने के बारे में सोचें। शीयान द्वारा शियाओ मिंगकियांग से मिलने का कारण उसे एक और बड़ी डील करने के लिए राजी करना था, ताकि वह अपने कर्ज चुका सके और अन्य उद्योगों में भी हाथ आजमा सके। मुंह बनाते हुए जियाओ मिंगकियांग ने कहा, शीयान, मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि सारा पैसा औरतों पर खर्च मत करो, बल्कि अपने कारोबार में भी निवेश करो। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, लेकिन अब मैं और जोखिम नहीं लेना चाहता। कारखाने से ऑर्डर अब स्थिर है और 6 महीने में मैं घर खरीदकर परिवार बसा सकूंगा। बाहर जाकर अच्छा पैसा तो मिल रहा था, लेकिन हर पैसे के बदले जान का खतरा जुड़ा हुआ था। एक बार तो वो इतना डर गया था कि उसकी पैंट गीली होने वाली थी। अब उसका कारोबार ठीक चल रहा है, इसलिए जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में शीयान भी ऐसा ही कर सकता था, लेकिन उसने सलाह नहीं मानी। पैसा मिलते ही वह बेफिक्र हो गया। वह खाने पीने में लिप्त हो गया और औरतों के बीच दादागिरी करने लगा। उसे लगा कि दूध की चाय की दुकान चलाकर वह आराम की जिंदगी जी लेगा। अब शीयान को मनाना उसके लिए नामुमकिन था। शियाओ मिंगकियांग के इतने दृढ़ स्वर को सुनकर शीयान थोड़ी चिंतित हो गई। मिंगकियांग, चलो एक बार और बाहर चलते हैं, बस एक बार और। इस बार जमकर करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। क्या तुम टोंग याओ की मिल्क टी की दुकान को बंद करवाना चाहते हो? मैं अभी नवविवाहितों के लिए छूट का प्रचार कर रही हूं, जब तक हमारे पास पैसा है हम इसे जारी रख सकते हैं। 10 या 15 दिन का प्रचार और टोंग याओ की मिल्क टी की दुकान तो पक्का बंद हो जाएगी। शीयान ने शाओ मिंगकियांग को एक बार फिर उसके साथ बाहर जाने के लिए मनाने की कोशिश की। उसे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का एक और रास्ता सूझ नहीं रहा था सिवाय एक और बार बाहर जाने के। वह अब कंगाल और कर्ज में डूबा हुआ था। चाय की दुकान से होने वाली आमदनी से वह सोच रहा था कि मिंगकियांग का कर्ज चुकाने में उसे कितना समय लगेगा। इसके अलावा लिन मान की फिजूल खर्ची की आदत के कारण चाय की दुकान से होने वाली कमाई उसके दैनिक खर्चों को भी पूरा नहीं कर पाती थी। शाओ मिंगकियांग टस से मज नहीं हुए। शीयान, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। मेरा दोबारा बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। अगर तुम मुझे दोस्त मानते हो तो मेरी सलाह मानो। चाय की दुकान ठीक से चलाओ, अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करो। दुकान से होने वाली आमदनी तुम दोनों के आराम से रहने के लिए काफी है और साल में कुछ हजार युआन बचा भी सकते हो। ये तो कई लोगों से बेहतर है। फिर उन्होंने आगे कहा, टोंग याओ की चाय की दुकान को बंद करवाने की आपकी तरकीब काम नहीं कर रही है। हमारी दुकान इतने लंबे समय से खुली है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। हाल ही में मैंने उससे निपटने के लिए दूसरी रणनीतियां अपनाई हैं। आपको दखल देने की जरूरत नहीं है, बस लिन मान के साथ खुशहाल जीवन जीने पर ध्यान दीजिए। ये कुछ हजार युआन तो तुम्हें पैसे वापस देने के लिए भी काफी नहीं होंगे, हमारे खर्चों की तो बात ही छोड़ो। शीयान को लगा कि मिंगकियांग बिना हकीकत पर गौर किए बस बातें कर रहा है। हमने अभी तक घर नहीं खरीदा है। हमारा परिवार बहुत तंग जगह में रह रहा है। लिन मान तो कुछ ही दिनों में असंतुष्ट हो गई। लंबे समय में क्या तुम्हें लगता है कि वो इसे बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे अभी जल्दी से कुछ पैसे कमाने होंगे और दूसरा कारोबार शुरू करना होगा ताकि मैं जल्द ही घर खरीद सकूं। वह जानता था कि पैसे कमाने के लिए बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह बाहर जाकर पैसे नहीं कमाता तो लिन मान उसे पागल कर देती। जब भी वह उसे देखती पैसे की मांग करती। उसकी सारी बातें पैसों के बारे में ही होती थीं।
अगर वह उसे पैसे नहीं देता तो वह उससे ठंडा व्यवहार करती थी। शी यान पूरी तरह से हताश हो गया था। वह जानता था कि लिन मान अच्छी औरत नहीं है। उसने लंबे समय से उसके असली रंग देख रखे थे। जब उसने लिन मान के साथ रिश्ता शुरू किया तो वह बस मजे के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन एक बार जब वे साथ हो गए तो उसे लत लग गई, मानो उसने जहर पी लिया हो और उससे बाहर निकलना नामुमकिन हो। तुम्हारा तो काम तमाम हो गया, शी यान। तुम हर समय लिन मान के बारे में ही बात करते रहते हो। आखिरकार वही तुम्हारी जान ले लेगी। जियाओ मिनकियांग ने नाराजगी और थोड़ी झुंझलाहट के साथ शी यान की ओर देखा। छोड़ो इसे, मैं खुद ही कोई न कोई हल निकाल लूंगा। जब शी यान ने देखा कि शियाओ मिनकियांग दोबारा बाहर जाने से साफ इनकार कर रहा है तो वह चिढ़ गया और चला गया। मिनकियांग ने कुछ बार उसे आवाज दी, लेकिन शी यान ने मानो सुना ही नहीं और उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया। शाओ के घर से निकलने के बाद शी यान को अपने आवेग पर पछतावा हुआ, लेकिन वह वापस नहीं लौटा बल्कि सीधे अपने घर चला गया। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद लिन मान बाहर से लौटी। अंदर आने से पहले ही उसकी आरोप लगाने वाली आवाज ने उसके आने का ऐलान कर दिया। शी यान, तुम दुकान से मुझे पैसे क्यों नहीं लेने दे रहे? तुम्हारी क्या चाल है? पैसा पैसा पैसा, तुम्हें सिर्फ पैसे का ही ज्ञान है। क्या मैं तुम्हारी नजरों में भी हूं या तुम्हें सिर्फ पैसा ही दिखता है? शी यान इतना क्रोधित हो गया कि उसने लिन मान को दीवार से सटा दिया, उसकी ठुड्डी पर हाथ रखकर उससे स्पष्टीकरण मांगने लगा। लिन मान ने शी यान को इस हालत में पहली बार देखा था। वह अचंभित रह गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी बेचैनी देखकर शी यान ने उसे छोड़ दिया और गंभीर स्वर में चेतावनी देते हुए कहा, मैं तुम्हें बता दूं, इस समय मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। दुकान में जो भी पैसा है वह वेतन और सामान के लिए है। किसी को भी उसे छूने की इजाजत नहीं है। लिन मान को सदमे से उबरने में काफी समय लगा। उसने शी यान को घूरते हुए विकृत चेहरे से कहा, शी यान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शी यान गुस्से से लाल चेहरा करके दहाड़ा, मैं पागल हो रहा हूं और यह सब तुम्हारी वजह से है। शादी का सर्टिफिकेट फाड़ देने के बाद शी यान को लिन मान के उसे फिर से छोड़कर चले जाने की चिंता नहीं थी। अब वे दोनों एक दूसरे से बंध चुके थे, अपनी साझा परेशानियों से। एक के दुख सहे बिना दूसरा भी दुख नहीं सह सकता था। शी यान की घबराहट देखकर लिन मान को अचानक टोंग याओ की बातें याद आ गईं और उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। सच बताओ, क्या तुम्हारे पास सच में पैसे खत्म हो गए हैं? हाँ, मैं कंगाल हूँ। जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने कभी हिसाब लगाया है कि मैंने तुम पर कितना खर्च किया है? शी यान ने गुस्से से लिन मान को घूरते हुए कहा, जब तुम्हारी माँ को सोने की बालियां चाहिए थीं तो मैंने तुरंत खरीद दी। जब तुम्हारे पिता को विदेशी शराब चाहिए थी तो मैंने उन्हें पूरा एक बक्सा खरीद दिया। तुम्हारे भाई ने अपनी साइकिल के धीमे चलने की शिकायत की तो मैंने उसे एक मोटरसाइकिल दिला दी। तुम्हारे भतीजे को दीर्घायु का ताला चाहिए था, तुम्हारी भाभी को घड़ी और सिलाई मशीन चाहिए थी। और क्या तुम्हारे शरीर पर कोई ऐसा कपड़ा है जिसकी कीमत 100 युआन से कम हो? लिन मान, क्या तुम्हें लगता है कि कोई इतना अमीर होगा जो तुम्हारे जैसे पिशाचों के पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके? शियान ने मेकअप से सजी लिन मान को देखा। उसके दिल में प्यार और नफरत दोनों उमड़ रहे थे। जब वह गरीब था तब उसे बहुत सारी चिंताएं थीं। अब उसके पास पैसा था और उसे अपनी मनपसंद औरत भी मिल गई थी, लेकिन उसकी चिंताएं कम नहीं हुई थीं। छोटा मोटा व्यापारी होने के बावजूद लिन मान उससे प्यार क्यों नहीं कर पा रही थी और सिर्फ उसके पैसे को ही क्यों देख रही थी? क्या वह एक व्यक्ति के रूप में बिल्कुल भी प्यार के लायक नहीं था? उसने लिन मान के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, क्या उसका दिल पत्थर का बना था? शी यान के आरोपों का सामना करते हुए लिन मान को न तो अपराध बोध हुआ और न ही पछतावा, बल्कि उसने व्यंग्यपूर्वक जवाब दिया, तुम उनके लिए ये सब सामान खरीदकर अपनी बड़ाई करना चाहते थे। इससे मेरा क्या लेना देना है? उसने कभी अपने परिवार का इतना भरण पोषण करने की योजना नहीं बनाई थी। चूंकि शी यान उसके परिवार के प्रति इतना उदार था, इसलिए उसने सोचा कि वह जरूर अमीर होगा। शी यान पैसे खर्च करने को तैयार था और इससे घर में उसकी इज्जत बढ़ती थी। भला वह उसे क्यों रोकती? अब उसके पास पैसे नहीं है और वो उसी बात की शिकायत कर रहा है। कितना निकम्मा आदमी है तुम! शी यान इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह चाहता था कि वह लिन मान की छाती चीरकर देख ले कि क्या उसका दिल भी काला है। बस करो, मैं तुमसे झगड़ा करने घर नहीं आई थी। लिन मान ने बहस खत्म कर दी, क्योंकि वह जानती थी कि भले ही शी यान के पास पैसे खत्म हो गए हों, लेकिन अगर वह दोबारा बाहर जाए तो पैसों के बंडल ला सकता है। इसलिए इस मामले पर शी यान से झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
झगड़ा करने से केवल उसकी आय का स्रोत ही बंद हो जाएगा, जिससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। यह महसूस करते हुए लिन मान ने अपनी आवाज नरम कर ली और थोड़ा नरम रुख अपनाते हुए कहा, क्या तस्करी में मुनाफा बहुत ज्यादा नहीं होता? आपने इसे क्यों बंद कर दिया? तुम्हें लगता है कि मैं जाना नहीं चाहता? शियान का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वह बिस्तर पर बैठ गया, बड़बड़ाते हुए बोला, शाओमिंग की आंख का कारोबार आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। वह जाना नहीं चाहता। लिन मान ने असंतुष्ट भाव से भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर वह नहीं जाएगा तो क्या तुम खुद नहीं जा सकती? इतने मुनाफे वाले कारोबार में एक कम व्यक्ति का होना बेहतर नहीं है। तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? आप क्या जानते हैं? शियान ने तिरस्कारपूर्वक नाक सिकोड़ी। ये व्यवसाय वाकई लाभदायक था, लेकिन बेहद जोखिम भरा भी। बिना किसी मित्र के साथ शियान अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। उसे सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए किसी की जरूरत थी। ये देखकर कि शियान अभी भी जाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, लिन मान ने उसे धीरे से मनाना शुरू किया, अगर तुम सामान की तस्करी नहीं करोगे तो हम नए घर में कब जा पाएंगे? हम इस टपकते सीलन भरे घर में कैसे रह सकते हैं? अगर हम अभी यही काम चला भी लें तो बच्चा पैदा होने पर कहाँ रहेगा? वे अमीर बनने का इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहते। टोंग याओ को पहले से ही पता है कि शियान तस्करी कर रही है। अगर वह भी ऐसा करने लगे तो क्या होगा? फिर टोंग याओ की चाय की दुकान को बर्बाद करना इतना आसान नहीं रहेगा। शियान को झुंझलाहट महसूस हो रही थी। मैं इस बारे में सोचूंगी, मुझे परेशान मत करो। अगर तुम्हें कोई चिंता है तो क्या तुम मुझे नहीं बता सकते? लिन मान ने शियान को बहलाने फुसलाने के लिए नरम तरीका अपनाने का फैसला किया और उसे बाहर जाकर पैसे कमाने के लिए राजी करने का निश्चय किया। सवालों से घिरी शियान ने लिन मान को घूरते हुए कहा, पैसा कमाना? हमेशा मुझे बाहर जाकर पैसा कमाने के लिए कहते रहते हो। तुम्हें लगता है कि बाहर जाकर पैसा कमाना इतना आसान है? अगर तुम्हें पैसे से इतना प्यार है तो मेरे साथ क्यों नहीं चलते? लिन मान की आंखें चमक उठी, क्या मैं भी जा सकती हूँ? लिन मान की नज़र में इससे उसे अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाने और पैसे कमाने का मौका मिला। शोहरत और दौलत दोनों पाने का मौका, तो क्यों ना? शियान ने अपनी निराशा में आकर बस यूं ही एक विचार व्यक्त कर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन मान इस पर गंभीरता से विचार करेगी। कुछ सोचने के बाद लिन मान को साथ ले जाने का विचार उसे अच्छा लगने लगा। वे पति पत्नी थे, इसलिए कमाई को आधा आधा बांटने की जरूरत नहीं थी। यह एक ही यात्रा में दोगुनी कमाई करने जैसा था। इसके अलावा साथी होने से उन्हें ज्यादा सुरक्षा का एहसास होता। इससे धनी लिन मान को भी अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल की गई संपत्ति का इस्तेमाल करके दोबारा शादी करने से रोका जा सकेगा। अगर जीवन का उद्देश्य सुखद होना था तो वे इसे साथ मिलकर जिएंगे। अगर कोई जोखिम था तो वह लिन मैन के साथ उसे साझा करना पसंद करेगा। उसे जोखिम क्यों उठाना चाहिए जबकि लिन मान लाभ उठा रही है? और सोचने पर शियान को यह विचार अधिक व्यावहारिक लगा। क्या तुम सचमुच मेरे साथ चलने को तैयार हो? क्या मैं सचमुच जा सकती हूँ? लिन मान ने उसे गौर से देखा और ध्यान से हिसाब लगाया। अगर मैं वहां जाऊं तो क्या मुझे कोई विदेशी भाषा बोलने की जरूरत होगी? कुछ आसान वाक्य जानना ही काफी होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप जाने को तैयार हैं, मैं आपको सिखा सकती हूँ। शियान का हौसला बढ़ा और उसने उत्साह से उन दोनों के साथ जाने के फायदे बताने शुरू किए। सच में, अगर आप मेरे साथ चले तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह हमें शियाओमिंग की आंख के साथ सामान बांटना नहीं पड़ेगा और एक ही यात्रा में हमारी कमाई दोगुनी हो जाएगी। लेकिन एक बार ट्रेन में चढ़ जाने के बाद आपको मेरे आदेश मानने होंगे। हालांकि यह सच था कि उन्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन यह उद्यम वास्तव में जोखिम भरा था। महिलाओं को साथ ले जाने से जोखिम और भी बढ़ गया। बेशक अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो मुनाफा काफी अच्छा होगा। बस एक बार बाहर निकलें और वे एक बिल्कुल नया जीवन बना सकते हैं। लिन मान ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आपकी बात सुननी पड़ेगी। कुछ सोचने के बाद उसने पूछा, क्या मेरा भाई भी साथ आ सकता है? अगर लिन सिचिंग उनके साथ आ सके तो उनके माता पिता के घर की स्थिति भी सुधर जाएगी। जब किसी के माता पिता का जीवन बेहतर हो जाता है तो उसे अधिक सहयोग मिलेगा, ताकि उसकी सास अब उसे नीची नजरों से न देखे। अच्छा, यह तरीका कारगर हो सकता है, लेकिन क्या आपका भाई तैयार होगा? शियान को एक अतिरिक्त व्यक्ति को साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। एक और व्यक्ति होने का मतलब था कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत मौजूद रहेगी। मैं उससे बात करूंगा।
इतना अच्छा कारोबारी मौका हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। लिन मानना तो मूर्ख थी और न ही इस बात से अनजान कि इतने लाभदायक कारोबार में जोखिम भी हो सकते हैं। लेकिन शी यान और शियाओ मिंग कियांग ने तो पहले भी कई बार ऐसा किया था और कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, है ना? ये सिर्फ एक और बार होने वाला था, उनकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं हो सकती, है ना? लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है। जब तक उन पर कोई विपत्ति नहीं आती, वे हमेशा आशा की एक किरण संजोए रखते हैं, और लिन मान भी इसका अपवाद नहीं थी। जब उसके माता पिता का घर बेहतर हो गया, तो उसकी सास उसके सामने और किस बात पर गर्व कर सकती थी? टोंग याओ के लिए उसकी बबल टी की दुकान का बंद होना तो तय ही था। पूरे दिन में एक भी ऑर्डर नहीं आया था। टोंग याओ की बात करें तो बबल टी शॉप के कर्मचारियों को आराम करने के लिए कहने के बाद वह घर गई और उसने देखा कि कई मिस्ड कॉल आए हैं। उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर था। उसने अनुमान लगाया कि यह सी चेन का होगा और उसे थोड़ी निराशा हुई। अगर वह पहले लौट आती तो शायद वह इसका जवाब दे देती। बाकी मिस्ड कॉल लोकल थे। जब उसने वापस कॉल किया तो पता चला कि वे किसी फोन बूथ से थे। उसने सोचा कि शायद ये सी बॉय का कॉल होगा, इसलिए उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह रात के खाने के लिए नूडल्स बनाने ही वाली थी कि फोन फिर बज उठा। टोंग याओ वापस बैठक में गई और फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज आई, हेलो याहुई, मैं बूढ़ा झोंक बोल रहा हूं। जब टोंग याओ ने उस व्यक्ति को खुद को बूढ़ा झोंक कहते सुना तो उसने विनम्रता से जवाब दिया, अंकल झोंक नमस्कार, मैं टोंग याओ हूं। मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं। क्या आपको मेरे पिताजी से कुछ बात करनी है? ओल्ड झोंक, जिनका पूरा नाम झोंक तिशान था, उपनगर में उनके लिए घर बनाने वाले मुख्य ठेकेदार थे। निर्माण के दौरान टोंग याओहुई लगातार उनके संपर्क में थे, इसलिए वे एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे। टोंग याओहुई की उनसे केवल कुछ ही बार मुलाकात हुई थी और उनके बीच केवल कुछ औपचारिक बातें ही हुई थीं। अरे, तुम हो मेरी प्यारी भतीजी। टोंग याओ की आवाज पहचानते ही झोंक तिशान मुस्कुराया, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बातें करनी हैं। अगर समय मिले तो क्या वो मुझे फोन कर सकते हैं? टोंग याओ ने पूछा, अंकल झोंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे पिता से क्या बात करना चाहते हैं? टोंग याओहुई का झोंग तिशान से आमतौर पर कोई संपर्क नहीं होता था। अगर वह अब उनसे संपर्क कर रहे थे तो लगभग निश्चित रूप से घरों के निर्माण के भुगतान के बारे में ही बात कर रहे थे। ये घर उनके नाम पर थे, उनके पिता के पास पैसे नहीं थे। टोंग याओ अपने पिता पर बोझ नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झोंग तिशान से फोन का कारण पूछने का फैसला किया। टोंग याओ की बात सुनकर झोंग तिशान थोड़ा हिचकिचाया, फिर सीधे सीधे बोला, मेरी प्यारी भतीजी, मैं पहले इस बारे में तुम्हारे पिता से बात करना चाहता था, लेकिन चूंकि तुमने पूछा है तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। आजकल मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी तंग है, वेतन देने में बहुत मुश्किल हो रही है। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या तुम मकानों की बकाया राशि चुका सकती हो। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, वह यहाँ पैसे मांगने आया था। टोंग याओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए सावधानी से पूछा, अंकल झोंग, क्या ये तय नहीं हुआ था कि बकाया राशि अगले महीने चुका दी जाएगी? झोंग तिशान को मकान बनाने का काम सौंपने से पहले टोंग याओहुई ने उनसे शर्तें तय कर ली थीं। भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा, पहली किस्त 2/3 और बाकी अगले महीने, जिस पर झोंग तिशान सहमत हो गए। इसीलिए टोंग याओहुई ने मकान बनाने के लिए उनकी टीम को चुना। फिलहाल सारा पैसा ब्रीडिंग फार्म में लगा हुआ था। बबल टी की दुकान में ज्यादा पैसा नहीं बचा था और उन्होंने अभी अभी एक टीवी और एक फ्रिज खरीदा था। टोंग याओ के पास उस समय इतना पैसा नहीं था। झोंग तिशान ने समझाया, जी हाँ, यही योजना थी कि अगले महीने बकाया चुका दिया जाए। लेकिन अभी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मजदूर अपनी मजदूरी मांग रहे हैं। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए मुझे आपसे बकाया भुगतान करने का अनुरोध करना पड़ रहा है। चूंकि आप बबल टी की दुकान और पशुपालन फार्म चलाते हैं, मुझे लगता है कि यह छोटी सी रकम आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। क्या आप मेरा बकाया चुका देंगे? कुछ देर सोचने के बाद टोंग याओ ने कहा, अंकल झोंग, घर तो बनकर तैयार हो चुका है। हमें बकाया राशि तुरंत चुका देनी चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कैसा रहेगा अगर मैं देख लूं कि वेतन देने के लिए कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? मैं वो आपको पहले दे दूंगी। बाकी बचे पैसे मैं आपको महीने के अंत में दूंगी, जो कि बस आधा महीना ही बचा है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये ठीक नहीं है। झोंग तिशान ने अचानक अपना विनम्र व्यवहार बदलते हुए दृढ़ता से कहा, मेरी प्यारी भतीजी, मुझे वेतन के लिए थोड़ा थोड़ा देने की जरूरत नहीं है।
अगर तुम घर की बची हुई किस्त भी चुका दो तो भी वेतन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अगर तुम मुझे कुछ 100,000 रुपये दे दो तो ये दान देने के बराबर होगा। पिछले 2 दिनों में उसने सुना कि टोंग याओ का व्यवसाय मुश्किल में है और उसकी बबल टी की दुकान बंद हो गई है। शुरू में उसे कुछ संदेह हुआ, लेकिन जब वह दुकान पर गया तो उसने पाया कि अफवाहें सच थीं। झोंग तिशान थोड़ा घबरा गया था। उसे डर था कि टोंग परिवार बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाएगा, इसलिए वह टोंग याओ से जल्द भुगतान लेना चाहता था। टोंग याओ को समय लेने की कोशिश करते देख उसकी आशंका और भी पुख्ता हो गई। टोंग याओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंकल झोंग, हमने पहले ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे, क्या आपका इस तरह से व्यवहार करना थोड़ा अनुचित नहीं है? इसमें क्या गलत है? कर्ज चुकाना तो स्वाभाविक है। भतीजी, अगर तुमने कल दोपहर से पहले मेरे खाते में आखिरी रकम नहीं भेजी तो मैं मजदूरों को तुम्हारे घर में हंगामा करने से नहीं रोक पाऊंगा। झोंग तिशान ने फोन करने से पहले ठान लिया कि उसे अपना पैसा वापस चाहिए। उनके विचार में टोंग याओहुई द्वारा फोन का जवाब न देना स्पष्ट रूप से भुगतान से बचने का एक उद्देश्य था। वह स्पष्ट रूप से उसे धमका रहा था। टोंग याओ का चेहरा ठंडा पड़ गया। अंकल झोंग, आप कुछ बेईमान हैं। हमने घर के भुगतान के बारे में पहले ही समझौता कर लिया था और अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। अगर मेरे पास अभी पैसे होते तो मैं आपको अंतिम राशि चुका देती। जैसा कि मैंने कहा, मैं शेष राशि इस महीने के अंत तक चुका दूंगी। मैं तुम्हारे जैसी छोटी बच्ची से ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मेरे संदेश को अपने पापा तक पहुंचा देना। इतना कहकर झोंग तिशान ने फोन काट दिया। फोन की डायल टोन सुनकर टोंग याओ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे पक्का पता नहीं था कि झोंग तिशान के पास वाकई वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास वाकई पर्याप्त पैसे नहीं थे। आज उसने कुछ कर्ज वसूल किए। 4 मिल्क टी की दुकानों से मिली रकम और उसके पास मौजूद धनराशि मिलाकर 3,000 युआन से कुछ ज्यादा ही हुई, जो अंतिम भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऋण की दूसरी किस्त जमा कर दी गई है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो महीने के अंत तक ऋण वितरित हो जाना चाहिए, जिसके बाद वह झोंग तिशान को पूरी रकम दे पाएगी। टोंग याओहुई को चिंता न हो, इसलिए उसने उसे इस बारे में नहीं बताया। आखिर अगर वह बता भी देती तो भी उनका परिवार अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर पाता। इस घटना के बाद टोंग याओ थकी हारी और बेहाल थी। उसे भूख नहीं लग रही थी। उसने फ्रिज से कुछ फल निकालकर पेट भरा और घर में अकेली बैठी रही, जो काफी उदास लग रही थी। उसने थोड़ी देर समाचार देखा और सी चेन के दोबारा फोन का इंतजार नहीं किया। टोंग याओ को लगा कि शायद वह आज दोबारा फोन नहीं करेगा, इसलिए उसने नहाया धोया और सो गई। जब टोंग याओ उठी तो सुबह काफी देर हो चुकी थी। वह बैठक में गई और देखा कि सी चेन या झोंग तिशान का कोई फोन नहीं आया था, लेकिन उन्होंने सावधानी नहीं बरती। वह आसपास के इलाके में गई और देखा कि सजावट का काम करने वाले लोग व्यस्त थे और कोई भी परेशानी पैदा करने के लिए मौजूद नहीं था। फिर उन्होंने राहत की सांस ली और घर लौट आई। दोपहर में टोंग याओ ने खाने के लिए नूडल्स पकाए। खाना शुरू करते ही उसका फोन बज उठा। ये डेकोरेटर के फोरमैन का फोन था, जिसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी। मिस टोंग, आपको आकर ये देखना चाहिए। कुछ लोग यहाँ परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उनका दावा है कि आपने घर के लिए उनसे पैसे उधार लिए हैं और उनका भुगतान नहीं किया है, और वे हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। टोंग याओ का चेहरा बदल गया। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या यहाँ बहुत सारे लोग हैं? 10 से अधिक हैं, फोरमैन ने उत्तर दिया। समझ गया। आप लोग सावधान रहना और उनसे बहस मत करना। मैं जा रहा हूँ। फोन रखने के बाद टोंग याओ ने तुरंत पुलिस को फोन किया और फिर अपनी साइकिल लेकर दरवाजे से बाहर निकल गई। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए मौसम बहुत जल्दी बदलता है। सुबह धूप खिली हुई थी, लेकिन अब बाहर जोरदार बारिश हो रही है। टोंग याओ घर लौटकर रेनकोट पहनने गई, फिर बारिश में भीगते हुए साइकिल से उपनगर की ओर चल पड़ी। ऊपर गरजते बादल थोड़े डरावने थे, लेकिन उसके पास बारिश से बचने के लिए कहीं शरण लेने का समय नहीं था। टोंग याओहुई और सी चेन दोनों की अनुपस्थिति में और उपनगरीय घर में परेशानी के कारण घर की मालकिन होने के नाते उसे तुरंत वहां जाना पड़ा। टोंग याओ लगातार साइकिल चलाती रही। रेनकोट पहने होने के बावजूद जब तक वह उपनगर पहुंची, उसके कपड़े और जूते पूरी तरह भीग चुके थे। टोंग याओ ने अपनी साइकिल को पहली मंजिल पर धकेला, जो लोगों से खचाखच भरी थी। सजावट का काम करने वाले और शरारती तत्व 2 अलग अलग समूहों में खड़े थे। टोंग याओ को अकेले आते देख सजावट का काम करने वाला कर्मचारी तुरंत उसके पास गया और घबराकर बोला, सुश्री टोंग, आप अकेले क्यों आईं?
उनका कहना है कि आपने घर के निर्माण का पूरा भुगतान नहीं किया है और इसलिए वे हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। वे बड़ी संख्या में हैं, आप ही तय कीजिए कि क्या करना है। सच कहूं तो सजावट का काम संभालने वाला व्यक्ति काफी चिंतित था। अगर टोंग याओ ने घर के निर्माण का खर्च भी नहीं उठाया तो क्या वह नवीनीकरण का खर्च उठा पाएगी। वे सब बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे और वह इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर पैसा न मिले तो और कुछ नहीं चाहता था। टोंग याओ ने फोरमैन की चिंता भांप ली। उसने अपनी साइकिल खड़ी की, रेनकोट का किनारा नीचे खींचा और कहा, अनुबंध में साफ तौर पर लिखा है कि मैं अगले महीने के मध्य तक घर निर्माण शुल्क चुका दूंगी। झोंग ने वादा किया था और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। मैंने कल फोन पर उससे साफ साफ कहा था कि अगर उसे वाकई पैसों की जरूरत है तो मैं इस महीने के अंत तक बाकी रकम चुका दूंगी। अब वह मजदूरों को गड़बड़ी करने के लिए उकसा रहा है, जो अनुबंध का उल्लंघन है और उसे कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ये सुनकर सजावट का काम संभालने वाले फोरमैन को तुरंत राहत मिली। वह काफी समय से सजावट के व्यवसाय में था और जानता था कि झोंग तिशान द्वारा तय तारीख से पहले अनुबंध तोड़ना और समय से पहले पैसे की मांग करना वास्तव में अनैतिक था। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मिस टोंग, इन लोगों से निपटना मुश्किल है। आप शायद अकेले इन सभी को संभाल न पाएं। चिंता मत करो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, टोंग याओ ने जवाब दिया। टोंग याओ ने भीड़ में नजर घुमाई लेकिन उसे झोंग तिशान कहीं नहीं दिखा। उसने मन ही मन ताना मारा, झोंग तिशान वाकई एक धूर्त व्यक्ति था जो अपने कर्मचारियों को गड़बड़ी करने के लिए उकसाता था और खुद उससे दूर रहता था। तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम्हारे पिता कहाँ हैं? भीड़ में से एक व्यक्ति ने धमकी भरे चेहरे के साथ टोंग याओ से सवाल किया। मैं इस मकान की मालकिन हूँ। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इसका मेरे पिता से कोई लेना देना नहीं है, टोंग याओ ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर उस आदमी की आवाज और भी ठंडी हो गई। उसने गुस्से से पूछा, तो तुम बाकी रकम कब तक चुकाने का इरादा रखती हो? टोंग याओ डरपोक लड़की नहीं थी और वह इन लोगों से आसानी से डरने वाली नहीं थी। निडर होकर उसने कहा, मैं अनुबंध की समय सीमा के अनुसार भुगतान कर दूंगी। अनुबंध समाप्त होने से पहले किसी को भी भुगतान मांगने का अधिकार नहीं है। साथ ही यह मामला झोंग तिशान और मेरे बीच का है। आप लोग उसके कर्मचारी हैं, अगर आपको अपनी मजदूरी चाहिए तो आपको उससे संपर्क करना चाहिए। यह उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो वह हमें कैसे भुगतान करेगा? उस आदमी ने गुस्से से जवाब दिया। ये सब आप जैसे लोगों की वजह से है जो परियोजनाओं के लिए समय पर भुगतान नहीं करते, जिसके कारण हमें हमारी मजदूरी नहीं मिलती। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो यहां कोई काम नहीं होगा। बाकी लोग भी अपनी राय देने लगे। उन्हें न तो कानून की समझ थी न ही अनुबंध की। उनका एकमात्र विश्वास यही था कि घर बन जाने के बाद टोंग याओ उन्हें पूरी रकम चुका दे। टोंग याओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता झोंग तिशान ने आपको क्या बताया है, लेकिन मैं साफ साफ कह दूं, मैंने घर के निर्माण की किस्त में कोई देरी नहीं की है। समय आने पर मैं उसे एक एक पैसा जरूर चुका दूंगी। बारिश रुकते ही आप चले जाए। यहाँ हंगामा करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। अगर आप फिर भी हंगामा करते रहे तो पुलिस के आने पर हम इस मामले को संभाल लेंगे। किसने सोचा था कि टोंग याओ द्वारा पुलिस को बुलाए जाने की बात सुनकर ये लोग और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आप पुलिस से हमें डरा सकते हैं? बकाया चुकाना बुनियादी और न्यायसंगत है। हमें सिर्फ अपनी तनख्वाह चाहिए, हमने कोई अपराध नहीं किया है। अगर पुलिस आ भी जाए तो वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। टोंग याओ ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे ये काम कानून के खिलाफ हैं। तुम मेरे कर्मचारी नहीं हो, मैं तुम्हें वेतन देने के लिए बाध्य नहीं हूं। घर की किस्त झोंग तिशान और मेरे बीच का मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम जिसके लिए भी काम करते हो उससे अपना वेतन मांग लो। इन लोगों ने टोंग याओ की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उनकी नज़र में टोंग याओ सिर्फ घर की किस्त से बचने की कोशिश कर रही थी। गुस्से में आकर उन्होंने टोंग याओ की ओर इशारा किया, तुम एक जवान लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भुगतान में देरी कर सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने आज आखिरी भुगतान नहीं किया तो न केवल हम निर्माण शुरू नहीं करेंगे बल्कि तुम यहां से जा भी नहीं पाओगी। अपनी बात समाप्त करते ही वह टोंग याओ की ओर बढ़ा, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता था कि वह उसे उसके कार्यों के परिणाम दिखाना चाहता था। उसे विश्वास था कि कड़े सबक के बिना टोंग याओ नहीं डरेगी। ये देखकर मरम्मत कार्य के प्रबंधक का चेहरा तुरंत बदल गया।
उसने जल्दी से टोंग याओ को अपने पीछे छिपा लिया और बोला, तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, पुलिस जल्द ही आ जाएगी, बेहतर होगा कि तुम कोई गड़बड़ न करो। भाड़ में जाओ। उस आदमी ने मरम्मत कार्य के फोरमैन को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। लड़खड़ाते हुए फोरमैन जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह उठ पाता, कुछ लोग आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया। अन्य मरम्मत कार्य करने वाले मजदूर उस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए और कोने में बिना हिले डुले खड़े रहे। ये देखकर टोंग याओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वह तो यहाँ सिर्फ एक मरम्मत कर्मचारी है, उसे मत छुओ। तो हमें आपसे निपटना चाहिए, है ना? वह आदमी जो घर पर अपनी पत्नी को पीटता था, हमेशा यही मानता था कि महिलाओं को आज्ञाकारी बनाने के लिए उन्हें पीटना चाहिए। इसलिए उसने टोंग याओ को सबक सिखाने के लिए भी यही तरीका अपनाने की योजना बनाई। टोंग याओ ने भी उसके इरादे भांप लिए थे। जैसे ही उसने हाथ उठाया, वह सहज ही पीछे हट गई। लेकिन वह किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वह मुड़ पाती, एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसे छूकर देखो। उस आदमी की कलाई इतनी कसकर पकड़ी गई थी कि उसे दर्द हो रहा था। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नए आए व्यक्ति में इतनी ताकत कहां से आई है। वह थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे ही टोंग याओ मुड़ी, उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। अविश्वास से भरी एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर संदेह हुआ। वह बिना पलक झपकाए वहां खड़े उस नए व्यक्ति को घूरती रही। उसे डर था कि पलक झपकाते ही वह गायब हो जाएगा। क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? टोंग याओ के इस भाव को देखकर सी चेन को हंसी भी आई और दिल भी टूट गया। चेन, आखिरकार यह पुष्टि करते हुए कि वह भ्रम में नहीं थी, टोंग याओ उत्साह से उछल पड़ी और एक बच्चे की तरह सी चेन के गले लग गई। तुम अचानक कैसे लौट आए? मैं आपको बाद में समझा दूंगा। सी चेन ने टोंग याओ को दिलासा देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई, फिर उस आदमी की ओर मुड़ी जिसने टोंग याओ पर हमला करने की कोशिश की थी। तुम कौन हो? सी चेन की निगाहों के नीचे उस आदमी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अभी अभी देखा था कि सी चेन ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा था, लेकिन उसकी कलाई में दर्द हो रहा था और वह सुन्न थी, जो बहुत अजीब था। वह मेरे पति हैं, टोंग याओ ने स्पष्ट स्वर में कहा। सी चेन के साथ होने से उसे विशेष रूप से राहत महसूस हुई और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह आदमी एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सोचने लगा, हम इतने सारे हैं, हमें किस बात का डर है? तो उसने गुस्से से कहा, अगर तुम्हारा पति यहाँ है तो क्या हुआ? तुम्हारा कर्ज चुकाया जाना चाहिए, ये तो स्वाभाविक बात है। सी चेन ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे कृत्य अब केवल कर्ज वसूली तक सीमित नहीं हैं, तुमने उपद्रव करने और हमला करने के प्रयास में भीड़ जुटाए। उस आदमी ने कहा, झूठ बोलना बंद करो। क्या तुम उसकी रकम चुकाने में मदद कर सकते हो या नहीं? अगर नहीं, तो तुम भी नहीं जा सकते। उसके शब्द खत्म होते ही दर्जनों पुलिसकर्मी प्रवेश द्वार पर आ पहुंचे। ये दृश्य देखकर वह व्यक्ति और उसके पीछे खड़े लोग भयभीत हो गए। सबके चेहरों पर बेचैनी के भाव थे। उन्हें लगा कि टोंग याओ सिर्फ दिखावा कर रही है। आखिर टोंग याओ पर उनका कर्ज था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच पुलिस को बुलाएगी और इतने सारे लोग वहां पहुंच जाएंगे। जब टोंग याओ ने पुलिस को आते देखा तो उसे तुरंत राहत मिली। उसने पहले ही पुलिस को फोन करके स्थिति के बारे में बता दिया था और शायद पुलिस ने इतने पुलिसकर्मियों को इसलिए भेजा था क्योंकि उन्हें डर था कि वे स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। पुलिस के आते ही उन्होंने भीड़ को हाथ ऊपर उठाने का आदेश दिया। आखिरकार मुक्त हुए मरम्मत कार्य के प्रबंधक ने झट से खड़े होकर पुलिस से कहा, साथियों, आपको इनके बारे में कुछ करना होगा। ये यहाँ उपद्रव करने आए हैं और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभारी पुलिस अधिकारी ने स्थिति के बारे में पूछताछ की और फिर सभी को पुलिस स्टेशन ले गए। सी चेन ने अपनी बाइक खड़ी की और फिर टोंग याओ के साथ टैक्सी ली। टोंग याओ की आंखें चमक उठी। वह सी चेन की अचानक वापसी से अभी भी अचंभित थी। चेन, तुम वापस कैसे आए? क्या उसे 5 साल के लिए बाहर नहीं जाना था? वह बीच में ही वापस क्यों आ गया? सी चेन ने टोंग याओ के बालों से पानी की बूंदें पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया और धीरे से कहा, मैंने अपने ट्यूटर को एक शोध परियोजना पूरी करने में मदद की, इसलिए मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली। तो फिर आप यहाँ सिर्फ 1 दिन के लिए ही रुक सकते हैं। टोंग याओ ने सी चेन के शब्दों में छिपी मुख्य बात को समझ लिया। हाँ, सी चेन ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें टोंग याओ से हटी ही नहीं। मुझे कल विदेश वापस जाना है। टोंग याओ को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन उसके वापस लौटने की संभावना के बारे में सोचकर, जो पहले से ही बहुत मुश्किल थी, वह फिर से खुश हो गई। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ?
सी चेन ने कहा, घर पर कोई नहीं था और मिल्क टी की दुकान भी बंद थी। मैं यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। अगर तुम यहाँ नहीं मिलती तो मैं पशुपालन फार्म चला जाता। इस बार उसके लिए वापस लौटना मुश्किल था, इसलिए उसे टोंग याओ से मिलना ही पड़ा। उसने दर्द भरे स्वर में टोंग याओ का छोटा सा हाथ पकड़ा और पूछा, अभी क्या हुआ? ये कहते हुए टोंग याओ ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, ये जोंग तिशान के कर्मचारी हैं। हमने जोंग तिशान से अगले महीने अंतिम भुगतान करने पर सहमति जताई थी। पता नहीं उसे क्या बात सूझी, लेकिन उसने अचानक पैसे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। हमें जो ऋण मिला है वो महीने के अंत में ही मिलेगा। वह इंतजार नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों को गड़बड़ी करने के लिए उकसाया। झोंग तिशान द्वारा अचानक पैसे की मांग करना वास्तव में अजीब था, लेकिन टोंग याओ को समझ नहीं आ रहा था कि समस्या क्या थी। सी चेन ने भौहें चढ़ा ली और कुछ नहीं बोली। गाड़ी जल्दी से बस्ती के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। सी चेन ने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा और फिर टोंग याओ के साथ उसके घर में चली गई। तुम पहले अंदर जाओ और अपने गीले कपड़े बदल लो। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाता हूँ। ठीक है। भीगना वाकई असहज था। टोंग याओ को सी चेन की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उसे उतनी ही सुरक्षा का एहसास हो रहा था जितना किसी बच्चे को अपने माता पिता के घर लौटने का इंतजार करते समय होता है। सी चेन ने थाने में 1 घंटे से अधिक समय बिताया और झोंग तिशान के आने का इंतजार किया। उससे कुछ मिनट बात करने के बाद वह घर लौट गया। टोंग याओ फोन पर टोंग याओ से सी चेन की वापसी के बारे में बात कर रही थी। जैसे ही उसने सी चेन की दस्तक सुनी, उसने तुरंत फोन काट दिया और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ी। एक बच्चे की तरह उत्साहित होकर वह सी चेन से लिपट गई और बिना छोड़े उसकी गर्दन को थाम लिया। सी चेन बेबस होकर उसे सोफे पर ले गया और बैठ गया। उसने हल्के स्वर में कहा, मैंने झोंग तिशान से बात कर ली है। वह अनुबंध की तारीख से पहले दोबारा नहीं आएगा। टोंग याओ थोड़ा हैरान थी, वह कैसे मान गया? मैंने पहले भी उससे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वह तैयार नहीं था। मेरी पहचान पता चलने पर वह मान गया, सी चेन ने कहा। टोंग याओ ने पलकें झपकाईं और तुरंत समझ गई। सी चेन अब प्रथम अस्पताल द्वारा आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा गया एक डॉक्टर था। उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से विश्वसनीय थी। क्या आपने उससे पूछा कि उसे अचानक पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? सी चेन एक पल के लिए चुप हो गया, फिर सोच समझकर बोला, अंदर कोई गड़बड़ कर रहा है। कह रहा है कि हम दिवालिया हो रहे हैं और भुगतान नहीं कर पाएंगे। क्या कोई हमारी साजिश रच रहा है? टोंग याओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कौन हमारी पीठ पीछे साजिश कर रहा होगा? सी चेन ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हमें बदलावों पर नजर रखनी चाहिए। अगर कोई जानबूझकर कुछ कर रहा है तो वह फिर से हमला करेगा। सामान्य दिनों में भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। अब जब मम्मी पापा घर पर नहीं हैं तो तुम अकेले रह रहे हो, इसलिए मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। अगर वह समय पर नहीं पहुंचता तो टोंग याओ को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, ये सोचकर सी चेन के चेहरे पर एक सिहरन सी दौड़ गई। सी चेन के चिंतित चेहरे को देखकर टोंग याओ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं और भी ज्यादा सावधान रहूंगी। लेकिन कुछ ही महीनों के लिए बाहर रहने के बाद तुमने इतना वजन कैसे कम कर लिया? टोंग याओ ने सी चेन का चेहरा अपने हाथों में लिया और चिंता से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। एक साथ आने के बाद यह उनका पहला लंबा अलगाव था। सौभाग्यवश सी चेन उससे मिलने वापस आ गया था। अन्यथा जैसे ही हालात थोड़े सामान्य होते, वह निश्चित रूप से उससे मिलने के लिए विदेश यात्रा करने की इच्छा को रोक नहीं पाती। सी चेन टोंग याओ के छोटे, गोरे और चिकने चेहरे पर उतरा, जो उसके सीने में धंसी हुई रुई की गेंद की तरह मुलायम महसूस हुआ। दबी हुई लालसा एक विशाल बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी, जिससे टोंग याओ के चेहरे पर गर्मी महसूस हुई और वह लाल हो गया। महीनों के अलगाव के बाद से उनके बीच कोई अंतरंगता नहीं थी। एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखने पर टोंग याओ के चेहरे पर आई शर्म से थोड़ी झिझक पैदा हो गई। लेकिन सी चेन की नजरों में टोंग याओ की कोमल निगाहें सीधे उसके दिल को छू गईं। इसके बाद जो हुआ वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, क्योंकि कमरा मोहक माहौल से भर गया जो अपने चरम पर पहुंच गया। टोंग याओ को आश्चर्य हुआ कि क्या यह उसकी कल्पना थी, लेकिन उसे लगा कि सी चेन पहले से अलग था। एक विशिष्ट आभा बिखेर रहा था, मानो वह एक नया व्यक्ति बन गया हो। इस समय भी वह बदल चुका था। पहले जब टोंग याओ रुकना चाहती थी तो वह सचमुच रुक जाता था और पूछता था कि क्या उसने उसे चोट पहुंचाई है। अब वह टोंग याओ के हावभाव का अवलोकन करेगा और उनका उपयोग उसके अर्थ को समझने के लिए करेगा। शर्म से चेहरा लाल कर चुकी टोंग याओ अपना चेहरा अच्छे से ढकना चाहती थी,
लेकिन सी चेन उसके करीब झुककर मोहक स्वर में उसके कान में फुसफुसाया, याओ याओ, मेरे साथ बिताए हर पल का आनंद लो। उसकी आवाज ने उसे इस कदर मोहित कर लिया कि वह उसमें खो गई और लगभग उसी अथाह गहराई में उसके साथ समा जाने के कगार पर पहुंच गई। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका मिलन कितना लंबा चला। उनका पूरा शरीर दर्द और कमजोरी से भरा हुआ था। हालांकि सी चेन ऊर्जा से भरपूर थे और उन्होंने उनके लिए गर्म पानी से स्नान भी तैयार किया था। अगली सुबह टोंग याओ जाग उठी। उसे अपने कान में झुनझुनी महसूस हुई। उसे याद आया कि सी चेन घर पर है। वह सी चेन को पकड़े हुए पीछे मुड़ी। अपना सिर उसकी गर्दन पर टिकाते हुए उसने अपनी चंचल आवाज में पूछा, क्या आप अपनी फ्लाइट पकड़ने वाले हैं? सी चेन ने धीरे से जवाब दिया, जल्दी नहीं है, मेरी फ्लाइट दोपहर 2 बजे तक नहीं है, हम अभी भी साथ में नाश्ता कर सकते हैं। टोंग याओ जोर से हंस पड़ी। बिस्तर पर उनकी हंसी मजाक दोपहर तक चलती रही। समय पर नजर डालते हुए टोंग याओ ने पूछा, क्या आप अस्पताल में उनसे मिलने जाना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं, सी चेन ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, जब मैं वहां नहीं होता तब वे बोई के आदेश मानते हैं। अगर मैं वहां आ गया तो बोई के लिए हालात बिगड़ सकते हैं। सी चेन उन्हें अच्छी तरह जानता था। लिन फेगियन और सी शियाओहुई केवल इसलिए आज्ञाकारी थी क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वह प्रकट होता तो उसे डर था कि नियंत्रण उसके हाथों से निकल सकता है। सी चेन की अनिच्छा से टोंग याओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने साथ मिलकर दोपहर का भोजन बनाया और खाने के बाद टोंग याओ सी चेन के साथ हवाई अड्डे तक गई। सी चेन ने टोंग याओ के बालों को सहलाते हुए कहा, घर जाओ, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। हम अनिच्छा से टोंग याओ ने सी चेन को हवाई अड्डे में गायब होते हुए देखा। जब वह पूरी तरह से नजर से ओझल हो गया तभी वह जाने के लिए मुड़ी। ये जानते हुए कि कोई उसकी पीठ पीछे साजिश रच रहा है और झोंक तिशान से पैसे ऐंठ रहा है, टोंग याओ बैंक लोन को लेकर चिंतित थी। इसलिए वह बैंक गई और लोन अधिकारी से पूछताछ की। ये जानने के बाद कि ऋण में कोई समस्या नहीं है और महीने के अंत तक पैसा उपलब्ध हो सकता है, टोंग याओ ने राहत की सांस ली। बैंक से निकलते समय उसने किसी को अंदर आते देखा। उसने ध्यान से देखने के लिए थोड़ा सा एक तरफ हटकर देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि वह चेन फैंग था। क्या संयोग है! ऐसा प्रतीत हुआ कि चेन फैंग ने भी टोंग याओ को पहचान लिया था। उसके चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था। हालांकि उसने अपनी चाल नहीं रोकी और बिना रुके टोंग याओ के पास से गुजर गया। टोंग याओ ने घर जाते समय एक अखबार खरीदा और घर पहुंचते ही उसे पढ़ने का मौका मिलने से पहले ही उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और उसे वांग चुन की कमजोर आवाज सुनाई दी। वांग चुन ने इससे पहले कभी उसके घर फोन नहीं किया था। वह टोंग याओ की दुकान पर फोन करना पसंद करती थी और साथ ही डेंग वेनवेन से बातचीत करने का मौका भी तलाशती थी। ये पहली बार था जब वह अपने घर फोन कर रही थी। अचुन, तुम्हारी सेहत कैसी चल रही है? सर्जरी सफल रही और वांग चुन फिलहाल विदेश में स्वास्थ्य लाभ कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि पूरी तरह ठीक होने पर वह घर लौट सकती है। मैं ठीक हूँ, दूसरी तरफ से वांग चुन की आवाज सुनाई दी। टोंग याओ को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण वह थोड़ी चिंतित हो गई। अचुन, क्या कुछ हुआ है? तुम्हारी आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुश नहीं हो। दूसरी तरफ से थोड़ी देर की झिझक हुई और फिर वांग चुन ने अचानक कहा, याओ याओ, मुझे शक है कि अकाई मुझसे कुछ छिपा रहा है। टोंग याओ के मन में एक विचार कौंध गया, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वह मेरी पीठ पीछे फोन उठाता रहता है और बहुत ही गुप्त होने का नाटक करता है, वांग चुन ने बताया। क्या ये काम से जुड़ी कोई बात हो सकती है और उसे डर है कि इससे तुम्हें परेशानी होगी? हाओ वेनकाई ने लिन मान से पहले ही संपर्क तोड़ दिया था और आजकल उसका ज्यादातर समय वांग चुन के साथ विदेश यात्रा में बीतता था। उनके बीच कोई और रिश्ता पनपने की संभावना नहीं है। मुझे पक्का यकीन नहीं है, वांग चुन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। याओ याओ, मुझे आजकल लगातार कुछ बुरा महसूस हो रहा है। मुझे डर है कि कहीं कोई बड़ी घटना न घटित हो जाए। ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम ठीक होने पर ध्यान दो। एक बार जब तुम स्वस्थ हो जाओगी तो घर लौट सकती हो, है ना? टोंग याओ ने उसे दिलासा दिया। वांग चुन के बेवजह परेशान होने के डर से टोंग याओ ने कुछ हल्के फुल्के विषयों का जिक्र किया। उन्हें पता ही नहीं था कि वे आधे घंटे से अधिक समय से बातें कर रहे थे। फोन रखने के बाद टोंग याओ ने वह अखबार उठाया जिसे वह पहले पढ़ नहीं पाई थी। जैसे ही उसने उसे सरसरी तौर पर पढ़ना शुरू किया, एक बड़े आकार की हेडलाइन ने उसका ध्यान खींचा। कई महीनों तक कोमा जैसी स्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति रिश्तेदारों की समर्पित देखभाल के बाद अचानक जाग उठता है।
टोंग याओ ने तस्वीर और संक्षिप्त शब्दों को देखा और जब उसने उन्हें झाओ वेनकाई के चाचा के रूप में पहचाना तो वह स्वयं आश्चर्यचकित रह गई। कुछ समय पहले ही झाओ वेन्यू की कंपनी दिवालिया हो गई थी। अब अचानक झाओ वेन्यू के पिता जाग उठे। सी चेन द्वारा झाओ वेनकाई के अपने चाचा को जगाने की इच्छा न होने के बारे में कही गई बात को याद करते हुए टोंग याओ को अचानक समझ में आया कि हाल ही में झाओ वेनकाई इतना रहस्यमय क्यों हो गया था। शायद उसे मजबूरी में कोने में धकेल दिया गया था। वांग चुन के साथ दोस्ती होने के बावजूद टोंग याओ का इरादा झाओ परिवार के मामलों में शामिल होने का नहीं था। ये झाओ परिवार का आंतरिक विवाद था और इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। इस समय तो उसे अपने निजी मामलों को भी सुलझाना था। झाओ परिवार के मामलों की चिंता करने का उसके पास कोई समय नहीं था। टोंग याओ ने हिसाब लगाया कि घर के लिए गए कर्ज को चुकाने के बाद उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे। अगर वह और बत्तखें और मुर्गियां खरीदती है तो उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि चाय की दुकान से कुछ मुनाफा हुआ, लेकिन अगर उस मुनाफे का इस्तेमाल खेत और मरम्मत के खर्चों के लिए किया जाए तो वह पर्याप्त नहीं होगा। वह जल्दी पैसा कमाने के तरीकों के बारे में सोचने लगी। पता नहीं क्यों उसे अचानक डीलर शब्द याद आ गया। एक ही यात्रा से कई हजार का मुनाफा हो सकता था। ये वास्तव में बहुत लुभावना था। बहुत सोच विचार के बाद टोंग याओ ने उस विचार को त्यागने का फैसला किया। पहली बात तो ये थी कि यह बहुत जोखिम भरा था और उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर कुछ गलत हो जाता तो उसके जैसी महिला के लिए इसके परिणाम अकल्पनीय रूप से दुखद हो सकते थे। दूसरे, भले ही कुछ भी गलत न हुआ हो, अगर उसके माता पिता और सी चेन को पता चल जाए कि वह क्या कर रही थी तो वे बहुत नाराज होंगे। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद टोंग याओ ने व्यवसाय के इस पहलू को छोड़ दिया। हालांकि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए उसे पैसे कमाने के कोई और आसान तरीके सूझ नहीं रहे थे। घर पर कुछ खास काम न होने के कारण टोंग याओ ने डेंग वेनवेन को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वेनवेन ने कहा कि उसे अपने चचेरे भाई को लेने जाना है जो शहर से मिलने आया था। चूंकि टोंग याओ के पास भी करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने भी साथ जाने का फैसला किया। वेनवेन की चाची जियांग शहर की रहने वाली थी, जहां ग्रामीण क्षेत्र में एक बुद्धिजीवी युवा के रूप में काम करते हुए उनकी मुलाकात अपने पति से हुई थी। शादी के बाद उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया और उनके 5 बच्चे हुए। ये चचेरा भाई तीसरा बच्चा था और वर्तमान में 25 वर्ष का अविवाहित था। ग्रामीण इलाकों में इस उम्र में अविवाहित रहना असामान्य बात थी। जहां गांव वाले आपस में गपशप कर रहे थे, वहीं वेनवेन की चचेरी बहन बेपरवाह रही और अपनी शर्तों पर जीवन जीती रही। वह एक दृढ़ निश्चयी और स्वतंत्र युवती थी। वेनवेन के अनुसार उसकी चचेरी बहन में व्यापार की अच्छी समझ थी। वह जियांग शहर में कपड़े बेचकर काफी पैसा कमाती थी और शायद नए अवसरों की तलाश में क्योटो गई थी। टोंग याओ को वेनवेन की चचेरी बहन में बहुत दिलचस्पी थी। रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते समय वह खुद को कुछ और सवाल पूछने से रोक नहीं पाए। आपकी चचेरी बहन ने व्यापार कब शुरू किया? लगभग 20 साल की होगी, मुझे लगता है। वेनवेन ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। अगर मुझे ठीक से याद है तो उसके परिवार ने उसकी शादी एक अमीर परिवार के लड़के से तय करने की कोशिश की थी। उसे वह लड़का पसंद नहीं आया, इसलिए वह भाग गई और पैसे कमाने के लिए कबाड़ बीनने और बेचने लगी। कुछ धन इकट्ठा करने के बाद उसने कपड़ों की पुनर्विक्रय का व्यवसाय शुरू किया, खूब पैसा कमाया और शहर में एक घर भी खरीद लिया। हैरानी की बात यह है कि उसे शादी करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखती। टोंग याओ को 25 साल की उम्र में अविवाहित रहने में कोई समस्या नहीं दिखती थी। मुझे लगता है कि शादी करने से पहले करियर पर ध्यान देना बहुत अच्छा है। 25 साल की उम्र में वह अभी भी युवा है। समाज के विकास के साथ अधिक महिलाएं देर से शादी करेगी या शायद शादी न करने का विकल्प भी चुनेंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने बीच में बोलना शुरू कर दिया। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। टोंग याओ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक साफ सुथरी, छोटे बालों वाली लड़की दिखाई दी जो मानो कहीं से अचानक प्रकट हो गई हो। लड़की की लंबाई कम से कम 1.75 मीटर थी। उसके कपड़े उसके हेयरकट के अनुरूप थे। उसने जेंडर न्यूट्रल पोशाक पहनी थी और वह स्टाइलिश और जीवंत दिख रही थी। जब टोंग याओ और वेनवेन उसे गौर से देख रही थी, तभी लड़की हंस पड़ी और धीरे से वेनवेन के बालों को सहलाते हुए बोली, तो अब तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? ये सुनकर वेनवेन की आंखें चमक उठी, मानो उसने आखिरकार उस लड़की को पहचान लिया हो, और वह खुशी से बोली, चचेरी बहन, सच में तुम हो? तुमने अपने बाल इतने छोटे क्यों कटवा लिए? मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई।
चूंकि वे काफी दूर रहते थे, इसलिए वेनवेन ने गुओ जिन्नियन को केवल 3 या 4 बार ही देखा था और उन्हें एक दूसरे को देखे हुए 4 साल हो गए थे। गुओ जिन्नियन हल्के से मुस्कुराई, उनकी आवाज साफ और मधुर थी। मुझे लगता है लंबे बाल झंझट होते हैं, छोटे बालों को संभालना आसान होता है। उसने टोंग याओ की ओर मुड़कर पूछा, क्या वह तुम्हारी दोस्त है? जी हाँ, वो मेरी दोस्त और मेरी बॉस है। वेनवेन ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ उनका परिचय कराया। चचेरी बहन, ये टोंग याओ हैं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। आपकी तरह ही वो भी महत्वाकांक्षी और करियर को लेकर गंभीर हैं और पैसा कमाने के लिए बेहद उत्सुक हैं। वास्तव में वेनवेन के कहे हर शब्द का जिन्नियन पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक मजबूत व्यावसायिक सूझबूझ वाली महिला होने के नाते उसका आकर्षण अप्रतिरोध्य था। जिन्नियन टोंग याओ की तरह ही स्पष्टवादी और बेबाक थे। दोनों की तुरंत ही अच्छी दोस्ती हो गई और वे पास के एक रेस्तरां में बैठकर बातें करने लगे। टोंग याओ ने उसके साथ एक बोतल बियर भी साझा की। रात के खाने के दौरान जिन्नियन ने क्योटो आने के अपने उद्देश्य के बारे में बताया। वह वास्तव में ये पता लगा रही थी कि क्योटो में कोई सार्थक अवसर है या नहीं। वह कुछ समय से कपड़े बेच रही थी, लेकिन साल की शुरुआत से ही इस व्यवसाय में और भी लोग आ गए थे, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गई थी। जिन्नियन ने कई सालों में कुछ पैसे बचाए थे और अब वह निवेश करने के लिए एक नए व्यवसाय की तलाश में थी। वह कपड़े बेचने से थक चुकी थी और उसने सोचा कि क्योटो में रिश्तेदारों और विभिन्न संभावित व्यावसायिक अवसरों के साथ यह अगली बार घूमने के लिए एकदम सही जगह होगी। टोंग याओ उसकी इस हिम्मत की तारीफ करती थी। ऐसी युवतियां कम ही देखने को मिलती हैं जो व्यापार के लिए यात्रा करने को तैयार हों। जिज्ञासावश उसने पूछा, आपने कपड़ों की दुकान क्यों नहीं खोली? मुझे लगता है कि दुकान खोलना बहुत झंझट का काम है। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, कर्मचारी रखने पड़ते हैं, दुकान किराए पर लेनी पड़ती है और भी बहुत कुछ। मुझे पुनर्विक्रय से मिलने वाला त्वरित लाभ अधिक पसंद है, जिसमें मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती। मुझे इस व्यवसाय का स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। जिन्नियन को दुकान खोलना झंझट भरा लगता था। इसके विपरीत दोबारा बेचना आसान था। वह आसानी से खरीदे गए कपड़े को दूसरे व्यापारियों को बेच सकती थी। टोंग याओ की आंखें चमक उठी। क्या आपके मन में कोई विचार है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं? गुओ जिन्नियन की वर्तमान सोच भी कुछ ऐसी ही थी, वह भी जल्दी पैसा कमाना चाहती थी। मैं अब भी सामान की पुनर्विक्री करना चाहता हूं, लेकिन मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि क्या बेचना है। जिन्नियन ने टोंग याओ से कुछ भी नहीं छिपाया। ये देखकर कि टोंग याओ पुनर्विक्रय व्यवसाय में रुचि रखती है, उसने पूछा, क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगी? हालांकि उनकी मुलाकात अभी अभी हुई थी, फिर भी उसे टोंग याओ के साथ एक मजबूत जुड़ाव महसूस हुआ। जरूर, टोंग याओ ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, सच कहूं तो मैं खुद भी जल्दी पैसा कमाने वाले किसी व्यवसाय के बारे में सोच रहा था। मैं विदेश जाकर व्यापार करने पर विचार कर रहा था, लेकिन जोखिम बहुत अधिक थे, इसलिए मैंने यह विचार छोड़ दिया। यह महज एक अनौपचारिक जिक्र था, लेकिन जिन्नियन को टोंग याओ की बात में दिलचस्पी दिखी। व्यापार जिन्नियन के लिए यह एक नया शब्द था। उसकी रुचि को देखते हुए टोंग याओ ने व्यापार के स्वरूप के बारे में बताया। जैसे जैसे जिन्नियन सुनती गई, उसकी आंखें और भी चमक उठती गईं। एक ही बार में इतनी कमाई कर पाना बहुत लाभदायक है। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये लाभदायक है। हालांकि जोखिम भी वास्तविक है। हर साल दुखद घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। अगर आपकी किस्मत खराब रही तो आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। ठीक है, वेनवेन ने जोर देकर सहमति जताई। चचेरे भाई, कृपया ऐसे खतरनाक विचार मन में न लाएं। हमें पैसों की सख्त जरूरत नहीं है। वेनवेन को लगा कि वह उनकी बातचीत में दखल दे रही है, तो जिन्नियन को याद आया कि टोंग याओ ने बताया था कि वह अकेले रहती है। उसने पूछा, क्या आपके घर पर रुकना मेरे लिए सुविधाजनक होगा? हम शाम को बैठकर विस्तार से बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल, टोंग याओ ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, हम बाद में मेरे घर जाकर आपका सामान रख देंगे। ठीक है। जिन्नियन ने बिना किसी झिझक के तेजी से सिर हिलाया। वेनवेन हक्का बक्का रह गई। चचेरे भाई, मेरी मां ने मुझे तुम्हें लेने के लिए कहा है। अगर मैं तुम्हें खो देती हूं तो मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी? मैं कल चाची से मिलने जाऊंगी, जिन्नियन ने जवाब दिया। क्योटो जाने का उनका मुख्य कारण व्यापार था, अपनी चाची से मिलना महज एक आकस्मिक घटना थी। डैंग वेनवेन दंग रह गई, लेकिन टोंग याओ और गुओ जिन्नियन के बीच के बंधन को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह बस उनके साथ रहने और रहने की जगह साझा करने के लिए वहीं बस जाना चाहती थी। रात के खाने के बाद डैंग वेनवेन घर जाकर रिपोर्ट देने लगी, जबकि टोंग याओ गुओ जिन्नियन को अपने घर ले गईं।
सामान रखने के बाद वे क्योटो के बाजार में घूमने निकल पड़ी। शहर की चहल पहल देखकर गो जिन्नियन दंग रह गईं और उन्हें लगा कि वाकई बड़े शहर ही बेहतर विकास के अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि वह सिर्फ जल्दी पैसा कमाना चाहती थी, जिसके लिए उसे बड़े और छोटे शहरों के बीच लगातार यात्रा करनी पड़ती थी। इसके बाद टोंग याओ ने गो जिन्नियन को अपनी कई मिल्क टी की दुकानों का दौरा कराया। दुकानों को बंद देखकर गो जिन्नियन हैरान रह गईं। नया साल नहीं है, आप दुकान बंद क्यों रखे हुए हैं? ये देखकर कि टोंग याओ की हर दुकान के ठीक सामने एक मिल्क टी की दुकान थी और उसका कारोबार अच्छा चल रहा था, गो जिन्नियन ने अनुमान लगाया, क्या ये तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण है? टोंग याओ को उम्मीद नहीं थी कि गो जिन्नियन इतनी चालाक होगी। उसने कुछ भी नहीं छिपाया और हंसते हुए कहा, सामने वाली दुकान मेरी चचेरी बहन चलाती है। वह मुझे प्रतिद्वंदी समझती है और जानबूझकर मुझे परेशान करने और प्रचार के बहाने मुझे नीचे गिराने के लिए दुकान खोली है। क्या इससे उसकी अपनी दुकान ही बर्बाद नहीं हो जाएगी? 1000 का नुकसान उठाकर दुश्मन को 200 का नुकसान उठाना, उस जानकारी के साथ उसने पैसा कैसे कमाया और अपनी दुकान कैसे खोली। हालांकि गो जिन्नियन को व्यापारिक दांव पेच की समझ नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस तरह की कार्रवाई के नकारात्मक पहलुओं को देखा। इसीलिए मुझे ऑपरेशन कराने की जल्दी नहीं है। टोंग याओ हंस पड़ी। गो जिन्नियन ने अपने विचारों की पुष्टि करते हुए कहा, इसलिए जल्दी पैसा कमाना बेहतर है, इससे सिरदर्द से बचा जा सकता है। टोंग याओ ने कोई टिप्पणी नहीं की। टहलने के बाद वे कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए सब्जी मंडी गए। रात में उन्होंने टोंग याओ द्वारा पकाए गए छोटे छोटे व्यंजनों पर बातचीत की। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, कोई उन्हें परेशान करने वाला नहीं था। वे खुलकर बोल सकती थीं। अगर टोंग याओ को कुछ कहना होता तो वह खुलकर कह देती। मेरे पास एक विचार है, लेकिन सही संपर्कों के बिना हम इसे अमल में नहीं ला सकते। क्या विचार है? पैसे कमाने के अवसर के बारे में सुनकर गो जिन्नियन की आंखें चमक उठीं। तंबाकू और शराब। टोंग याओ के सिर्फ 2 शब्दों से ही गो जिन्नियन तुरंत उसका मतलब समझ गया। ये वाकई एक लाभदायक व्यवसाय है, लेकिन इसके लिए सुदृढ़ संपर्कों की भी आवश्यकता होती है। चाहे खरीद हो या पुनर्विक्रय, दोनों में संपर्कों की जरूरत होती है। पैसा कमाने का अवसर देखकर भी उसे न भूना पाने के कारण गो जिन्नियन चिंतित हो गए। अंत में उसने कहा, मुझे अब भी लगता है कि हमें उस पुनर्विक्रय व्यवसाय को आजमाना चाहिए जिसका आपने उल्लेख किया था। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा करने का मन हुआ था, लेकिन हम दोनों औरतें ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत जोखिम भरा है। हो सकता है तुम अपनी जान जोखिम में डालकर निकल जाओ और वापस न लौटो। वेनवेन सही कह रही है, हमें पैसों की इतनी सख्त जरूरत नहीं है। अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके कान में एक तेज चटकने की आवाज आई। टोंग याओ आवाज की तरफ मुड़ी और वह दंग रह गई। क्या गो जिन्नियन ने एक हाथ से चॉपस्टिक तोड़ दी? क्या आपको कुंग फू आता है? मेरे दादाजी रेड गार्ड्स में थे। बचपन में मुझे उनके साथ मार्शल आर्ट सीखना बहुत अच्छा लगता था। मेरी स्वाभाविक ताकत के साथ 4-5 वयस्क पुरुषों को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गो जिन्नियन ने शराब की बोतल की ओर देखते हुए कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मैं आपको एक और प्रदर्शन दिखा सकता हूँ। टोंग याओ ने शराब की बोतल पकड़ी और कहा, मुझे विश्वास है, आपको प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे बोतल के फटने से डर नहीं था, लेकिन उसे चिंता थी कि गो जिन्नियन के हाथ में चोट लग सकती है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि गो जिन्नियन इतना ताकतवर होगा। सेना में भर्ती न होना सरासर व्यर्थ था। ये सोचते ही टोंग याओ का चेहरा लाल हो गया। आप क्या सोचती हैं? क्या हमें इसे आजमाना चाहिए? शराब के नशे में होने के कारण गो जिन्नियन की आंखों में चमक थी और उनका चेहरा आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। गो जिन्नियन वास्तव में खतरनाक और चुनौतीपूर्ण कार्यों में आनंद लेते थे। गो जिन्नियन के चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव देखकर टोंग याओ ने अपने कंधे सीधे किए और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। बस इसी तरह वे पूरी तरह सहमत हो गए। हालांकि यह इतना आसान नहीं था कि वे बस वहां चले जाएं। उन्हें बहुत सारी योजनाएं बनानी थीं। उन्होंने पूरी रात अपनी रणनीति पर चर्चा करने में बिताई। रात में टोंग याओ ने गो जिन्नियन को अपने कमरे में सोने का इंतजाम किया और खुद अपने माता पिता के कमरे में सोने चली गई। सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि गो जिन्नियन पहले से ही जाग चुकी थी और उसने दयालुता से नाश्ता भी खरीद लिया था। याओ याओ, आओ कुछ खा लो, मैं बाद में अपनी चाची से मिलने जा रही हूँ। हालांकि वह अपनी चाची से मिलने क्योटो नहीं आई थी, लेकिन उसने सोचा कि जब वह यहाँ है तो क्यों न उससे मिल ही ले।
टोंग याओ चलकर आए और बैठ गई। उबले हुए बन का एक टुकड़ा खाया, फिर उसे याद आया कि उसने अपने दांत नहीं साफ किए हैं। वो ब्रश करने के लिए उठी, लेकिन गुओ जिन्नियन ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने एक टुकड़ा खा लिया है, पहले खाना खत्म करो फिर दांत साफ करो। प्रसव के बाद जब महिलाएं 1 महीने तक आराम करती हैं तो वे दांत साफ नहीं करती। तुम इतनी भी नखरे वाली नहीं हो। आखिर तुम तो बस अपने ही पेट के लिए खा रही हो। बात समझ में आ गई। टोंग याओ खाना जारी रखने के लिए बैठ गई और फिर उसे कुछ याद आया। हाँ, अलमारी में नए टूथब्रश रखे हैं, मैं तुम्हारे लिए बाद में एक ले आती हूँ। गुओ जिन्नियन ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मैंने अपने दांत साफ कर लिए हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे अपना टूथब्रश साथ ले जाना अच्छा लगता है। टोंग याओ को अचानक महसूस हुआ कि उसके मुंह में मौजूद स्टीम्ड बन का स्वाद उतना अच्छा नहीं था। उसे लगा कि गुओ जिन्नियन ने भी अपने दांत साफ नहीं किए थे। नाश्ता खत्म करने के बाद वे दोनों बाहर चले गए। गुओ जिन्नियन ने कल की तुलना में और भी ज्यादा लड़के जैसे कपड़े पहने थे। टोंग याओ को मोटे तौर पर समझ में आ गया था कि गुओ जिन्नियन ने इस तरह के कपड़े क्यों पहने थे। अगर कोई युवती खुद को कमजोर और आकर्षक दिखाती है तो उसके लिए बाहर यात्रा करना और काम करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इस तरह के कपड़े पहनकर गुओ जिन्नियन ने खतरे की संभावना को काफी हद तक कम कर दिया। गुओ जिन्नियन प्रोफेसर डैंग से मिलने गई थीं, टोंग याओ उनके साथ नहीं गई थी। उन्होंने दोपहर में मिल्क टी की दुकान पर मिलने का तय किया। वह दुकान पर बस यूं ही इंतजार कर रही थी, लेकिन अनजाने में ही उसने थोड़ा बहुत कारोबार कर लिया। दूध वाली चाय खरीदने आया व्यक्ति एक संपन्न कॉलेज छात्र था। वह असल में दूध वाली चाय पीना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि दुकान बंद है और उनके पास बेचने के लिए दूध वाली चाय नहीं है तो वह थोड़ी निराश हुई। ये वाकई बहुत निराशाजनक है, मैं जब चाहूं तब दूध वाली चाय भी नहीं पी सकती। क्या सामने वाली दुकान पर यह नहीं मिल रहा? टोंग याओ हैरान होकर बोली, वे 90% की छूट दे रहे हैं, नल के पानी से भी सस्ता है। आप वहीं से क्यों नहीं खरीद लेते? वहां घंटों लाइन में लगना पड़ता है और स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। दूध वाली चाय में तो दूध का स्वाद ही नहीं आता। इतनी छूट देने के लिए जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, मैं वो नहीं पीऊंगा। छात्र ने गुस्से में दुकान से निकलते हुए शिकायत की। टोंग याओ को छात्रा की शिकायत पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद थी। दूसरी तरफ कारोबार जितना अच्छा होता था, नुकसान उतना ही ज्यादा होता था। कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण स्वाभाविक रूप से दूध वाली चाय की गुणवत्ता बनाए रखने का कोई मन नहीं होता था। सामान्य सोच के अनुसार वे लागत कम करने पर विचार करेंगे। स्वाभाविक रूप से दूध वाली चाय में अब पहले जैसी पौष्टिकता नहीं रह गई थी। जैसा कि छात्र ने कहा, आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। शी यान और लिन मान की हरकतें अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए पैसे गंवाने के अलावा और कुछ नहीं थीं। उन्हें अभी इसका एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। ये याद करके कि गुओ जिन्नियन बाद में आने वाले थे, टोंग याओ ने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और पास की एक फल की दुकान से कुछ फल खरीदे। उसने गुओ जिन्नियन के लिए कुछ कप फ्रूट टी बनाने की योजना बनाई थी। मीठी दूध वाली चाय का स्वाद किसे पसंद नहीं होता। टोंग याओ को विश्वास था कि गुओ जिन्नियन भी ऐसे ही होंगे। जैसा कि उम्मीद थी, जब गुओ जिन्नियन दोपहर में दुकान पर पहुंची और टोंग याओ द्वारा बनाई गई फ्रूट टी का स्वाद चखा तो उसकी आंखें चमक उठी। याओ याओ, ये तो सोडा से भी बेहतर है, इसे कैसे बनाते हो? टोंग याओ ने जवाब दिया, इस पेय को बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल है, अगर आप सीखना चाहें तो मैं आपको सिखा सकती हूँ। गुओ जिन्नियन ने सिर हिलाते हुए कहा, छोड़ो इससे, मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। टोंग याओ ने एक कुर्सी खींची और गुओ जिन्नियन को बैठने और बातचीत करने का इशारा किया। गुओ जिन्नियन ने बिना झिझक के और घुमा फिराकर बात किए बिना सीधे पूछा, मैंने सुना है कि आपका तलाक हो गया है। सच कहें तो जब गुओ जिन्नियन ने पहली बार टोंग याओ के अपनी चाची से तलाक के बारे में सुना तो वह काफी हैरान रह गई थी। टोंग याओ उससे बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, देखने में डैंग वेनवेन के लगभग बराबर उम्र की ही लगती थी, बस एक जवान लड़की। उसका पहले शादी करके तलाक हो जाना तो बिल्कुल अकल्पनीय था। इससे पहले वह टोंग याओ को अपने जैसी ही खुले विचारों वाली और विवाह के प्रति उदासीन समझती थी। इसके अलावा टोंग याओ जैसी खूबसूरत और काबिल महिला तलाक कैसे ले सकती है? मेरा तलाक नहीं हुआ है। टोंग याओ ने गुओ जिन्नियन से यह बात नहीं छिपाए और सीधे सीधे कहा, आहचेन की मां मुझे पसंद नहीं करती और लगातार परेशानी खड़ी करती रहती है। इसके अलावा आहचेन को भी लगता है कि कोई पर्दे के पीछे साजिश रच रहा है, इसलिए हमने दूसरों को दिखाने के लिए तलाकशुदा होने का नाटक करने का फैसला किया।
इससे उन्हें कई परेशानियों से बचाया जा सकता है और ऐसा किए बिना सी चेन विदेश में शांति से नहीं रह पाएगा। तो बात ऐसी है। गुओ जिन्नियन को अचानक एहसास हुआ, मैं सोच रहा था कि आप जैसी खूबसूरत लड़की का तलाक कैसे हो सकता है। टोंग याओ मुस्कुराए और बातचीत का रुख माल की खरीद बिक्री के विषय की ओर मोड़ दिया। मैंने कल रात इस बारे में सोचा और मुझे लगता है कि हमारे लिए हल्की वस्तुओं को बेचना सबसे अच्छा है, या दूसरे शब्दों में ऐसी वस्तुएं जिनमें लाभ का मार्जिन अधिक हो और जिन्हें दूसरे आसानी से निशाना न बना सकें। गुओ जिन्नियन को दिलचस्पी थी। मुझे और बताओ, मैं हमेशा से कपड़ों की खरीद बिक्री करता रहा हूं और मुझे वास्तव में किसी और चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। टोंग याओ ने ध्यान से विश्लेषण करते हुए कहा, कपड़े बेचकर अच्छी कमाई तो होती है, लेकिन इससे लोगों का ध्यान बहुत आकर्षित होता है और सामान को ले जाना भी असुविधाजनक होता है। इसलिए मैं हेयर क्लिप, कंगन, मोजे और अंडरवियर बेचने की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। ये छोटी छोटी चीजें आसानी से बिक जाएंगी और हम कुछ कपड़े वापस भी ला सकेंगे। गुओ जिन्नियन की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद टोंग याओ ने याद दिलाया, तुम्हें वापस जाकर अपना विदेश वीजा बनवा लेना चाहिए। मैं भी अपना वीजा जल्दी से बनवा लूंगी। कोई बात नहीं। गुओ जिन्नियन की आंखों में उत्साह की एक चमक दिखाई दी। वह इससे पहले कभी विदेश नहीं गई थी। ये यात्रा उसके व्यवसाय को विदेश ले जाने की दिशा में एक नया कदम होगा। दोनों ही निर्णय लेने के बाद तुरंत कार्रवाई करने वाली थीं। आपस में चर्चा करने के बाद गुओ जिन्नियन ने उसी दिन घर वापसी की फ्लाइट बुक कर ली और टोंग याओ ने भी देरी नहीं की और अगली सुबह ही अपना विदेश वीजा बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सब कुछ सुचारू रूप से चला और वीजा के लिए आवेदन पूरा करने के बाद टोंग याओ बेहद उत्साहित थी। कुछ ही दिनों में जब उसका वीजा तैयार हो जाएगा तो वह अपना विदेशी व्यापार शुरू कर सकेगी। हालांकि वह इन मुद्दों के बारे में अपने माता पिता को नहीं बता सकती थी। देश छोड़ने से पहले उसे कुछ दिनों के लिए गायब होने का कोई विश्वसनीय कारण ढूंढना होगा। अन्यथा अगर उसके माता पिता उससे संपर्क नहीं कर पाए तो वे निश्चित रूप से चिंतित हो जाएंगे। टोंग याओ को फिलहाल कोई कारण समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे कोई जल्दी भी नहीं थी। आखिर वीजा बनने में कुछ दिन तो लगेंगे ही। यही सोचकर टोंग याओ अपनी साइकिल पर सवार हुई और घर की ओर चल पड़ी। शी यान, उस व्यक्ति को देखो, क्या वह टोंग याओ जैसी नहीं दिखती? लिन मान ने साइकिल पर सवार उस आकृति की ओर इशारा किया जो धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसके मन में संदेह का एक हल्का सा भाव था। वह आकृति टोंग याओ जैसी लग रही थी, लेकिन उसे यह असंभव लग रहा था। टोंग याओ यहाँ क्या कर रही होगी? शी यान ने एक नज़र डाली और उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वह यहाँ क्या कर रही है? लिन मान ने एक पल सोचा, उसका चेहरा उदास हो गया। क्या वह भी विदेश जाकर सामान बेचने की योजना बना रही है? कुछ समय पहले ही टोंग याओ को शी यान के पैसे कमाने के तरीके के बारे में पता चला था और अब वह अचानक यहाँ आ गई। ये बहुत संभव था कि टोंग याओ सामान बेचकर मुनाफा कमाने के धंधे में दिलचस्पी ले रही थी। शी यान को कुछ सूझा और उसके होठों के कोने पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने चिढ़कर कहा, उसे इस कारोबार पर लालच नहीं करना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? लिन मान को लगा कि शी यान उससे कुछ छिपा रही है। सी चेन विदेश में है, टोंग याओ हुई अपने खेती बाड़ी के कारोबार में व्यस्त है। आपको क्या लगता है कि इस जोखिम भरे विदेश दौरे पर उसके साथ कौन जाएगा? शी यान ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, टोंग याओ एक महिला है। हालांकि वह देश में छोटे मोटे कारोबार संभाल सकती है, लेकिन विदेश जाने पर क्या आपको लगता है कि वह चुनौतियों का सामना कर पाएगी? और वहां उसकी देखभाल कौन करेगा? लिन मान को लगा कि शी यान की बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन टोंग याओ के निडर रवैये के बारे में सोचते हुए उसने कहा, टोंग याओ कभी कभी हद से ज्यादा बहादुर हो सकती है। हो सकता है कि वह सच में बच जाए। चिंता मत करो, वह सफल नहीं होगी। शी यान को कुछ पता सा लग रहा था और उसने यकीन से कहा, टोंग याओ की सूरत देखकर लगता है कि देश से बाहर कदम रखते ही वह बुरे लोगों का निशाना बन जाएगी। अगर कोई उसकी रक्षा करना भी चाहे तो भी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। एक पुरुष होने के नाते शी यान पुरुषों के मन को समझता था। टोंग याओ सुंदर और आकर्षक थी। हालांकि वह टोंग याओ को पसंद नहीं करता था, फिर भी उसे देखते ही वह बार बार उसे निहारने से खुद को रोक नहीं पाता था। सुंदर महिलाओं की प्रशंसा करना पुरुषों का स्वभाव होता है। बाहरी दुनिया उनके देश जितनी सुरक्षित नहीं थी। टोंग याओ का बाहर जाना भेड़िए की मांद में कूदने जैसा था। लिन मान को शी यान का मतलब लगभग समझ आ गया था।
लेकिन शीयान द्वारा टोंग याओ की प्रशंसा करते हुए सुनकर उसका चेहरा उतर गया। तो तुम भी टोंग याओ को बहुत सुंदर समझते हो और टोंग याओ जैसी दिखने वाली रखेल ढूंढना चाहते हो। शीयान को लिन मान से ऐसी उम्मीद नहीं थी और उसने झुंझलाहट से उसे घूरते हुए कहा, छोटी सी बात पर बवाल मत करो। सब लोग काम से छुट्टी लेने वाले हैं, चलो जल्दी से अपने सर्टिफिकेट ले आते हैं। इस समय वह भारी कर्ज में डूबा हुआ था, भला वह किसी और चीज के बारे में सोचने के मूड में कैसे आ सकता था। उसके माता पिता ने सुबह उससे पैसे मांगे थे, लेकिन उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। विदेश से सामान खरीदने के लिए उसे शियाओ मिंग की आंख से पैसे उधार लेने पड़े। इस बार पैसा मिलने के बाद उसे कुछ भरोसेमंद कारोबार करना ही था। वह पहले की तरह लापरवाही नहीं करेगा। इसके अलावा वह लिन मान के खर्चों पर नियंत्रण रखेगा। लिन मान ने पहले इतने महंगे और बेकार कपड़े खरीदे थे जो सरासर फिजूल खर्ची थी। बेशक वह अब लिन सिचेन को आर्थिक सहायता भी नहीं देगा। उसने हाल ही में लिन सिचेन को विदेशों में बड़ा मुनाफा कमाने के लिए अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन लिन सिचेन में हिम्मत नहीं थी और वह सिर्फ आसान मुनाफा चाहता था। वह तो उस पैसे का इस्तेमाल करने के बारे में सोचने की भी हिम्मत करता है जिस पर उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। ... देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। शीयान की चाय की दुकान का सारा पैसा खत्म हो चुका था, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान खरीदना भी लगभग नामुमकिन था। फिर भी उसने हिम्मत करके शियाओ मिंग की आंख से पैसे उधार मांगे। उसे आश्चर्य हुआ जब शियाओ मिंग की आंख ने न केवल उसे पैसे उधार देने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे फटकार भी लगाई, शीयान, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ऐसा मत करो। इस तरह टोंग याओ की चाय की दुकान को बर्बाद करना नामुमकिन है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इतना पैसा गंवाने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आ रही। तुम क्या सोच रहे हो? एक बड़े आदमी होकर क्या तुम हमेशा लिन मान के इशारों पर चलना चाहते हो? शीयान को शियाओ मिंग की आंख की बातें सुनकर बुरा लगा। उसे लगा कि शियाओ मिंग की आंख उसे नीचा दिखा रहा है क्योंकि उसका व्यवसाय बेहतर चल रहा था और उसकी संभावनाएं अब कहीं अधिक थीं। लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति और विदेश जाने के लिए शियाओ मिंग की आंख से उधार लेने की बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना गुस्सा दबाकर कहा, टोंग याओ की चाय की दुकान कई हफ्तों से मेरे दबाव में है और खुली नहीं है। अगर मैं कुछ और समय तक ऐसा करता रहा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो टोंग याओ की दुकान से पहले तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। शियाओ मिंग की आंख ने झुंझलाते हुए कहा, सोचो, अगर तुम्हारी दुकान में लगातार घाटा होता रहा तो क्या तुम्हारे पास उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा है? टोंग याओ का क्या नुकसान हुआ है? अगर वह अपना कारोबार बंद भी कर दे तो ज्यादा से ज्यादा उसे किराए में थोड़ा बहुत नुकसान होगा। तुम्हारा प्रमोशन खत्म होते ही वह तुरंत दोबारा कारोबार शुरू कर सकती है। ये सरल तर्क वह समझ नहीं पा रहा था कि शीयान इसे क्यों नहीं समझ पा रही थी। पब फ्यूचर एड्स।